एपिसोड 121 टू 130। अध्याय 121 नामांकन परीक्षा भाग 1। राजधानी के पूर्वी हिस्से में स्थित एक झील के किनारे बने चौक में युवा लड़के लड़कियों की भीड़ देखी जा सकती थी। वे रॉयल अकादमी के भावी छात्र थे और पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विलियम भीड़ में सबसे अलग दिख रहा था क्योंकि वह 1.5 मीटर ऊंचे एंगोरियन बकरी की पीठ पर सवार था। उसके आसपास मौजूद लगभग हर कोई उसे अलग अलग भावों से देख रहा था। हालांकि विलियम ने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसका हावभाव और आकर्षक रूप रंग लड़कों के लिए उसे आंखों का कांटा और लड़कियों के लिए मोहक आकर्षण बना रहा था। विलियम को लोगों का ध्यान आकर्षित करना अच्छा लगता था, इसलिए उसने इसका पूरा फायदा उठाया। वह सुंदर लड़कियों को देखकर हाथ हिलाता, मुस्कुराता और आंख मारता था, जो उसे निहार रही थीं। लड़कों की बात करें तो उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिससे बेचारे लड़के मन ही मन उसे कोसने लगे। हाँ, कितना दिखावा करता है, इयान ने वहीं खड़े खड़े व्यंग्य किया। मुझे लगा था कि विलियम को अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वह खूबसूरत लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने का आनंद ले रहा है, इसहाक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे थोड़ा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, एस ने आंखें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अकादमी में दाखिला मिलने पर वह सचमुच अलग थलग पड़ जाएगा। तीनों बच्चे चौक से कुछ ही दूरी पर खड़ी गाड़ी से विलियम को देख रहे थे। तीनों ने शाही अकादमी में दाखिला ले लिया था। टेस्ट की विशेष परिस्थितियों के कारण उसे और उसके 2 साथियों को नए छात्रों के लिए निर्धारित परीक्षा से छूट दी गई थी और उन्हें सीधे दाखिला मिल गया था। हर साल हजारों बच्चे और किशोर शाही अकादमी की चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इसी चौक पर इकट्ठा होते थे। केवल उन्हीं लोगों को हेलेन साम्राज्य की शाही अकादमी में प्रवेश दिया जाता था जिनके पास कुछ निश्चित योग्यताएं होती थीं। जब सूरज अपने चरम पर पहुंचने वाला था, तभी बैंगनी रंग का चोला पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ के ऊपर से उड़ता हुआ आया और उसने एक घोषणा की। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। रॉयल अकादमी की पहली परीक्षा शुरू होने वाली है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घोषणा की। पहली परीक्षा सरल है। आपको बस दृढ़ इच्छाशक्ति के पुल को पार करना है और आप अगली परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जाएंगे। जो लोग असफल होंगे, उन्हें इस शैक्षणिक वर्ष में अकादमी में दाखिला लेने से स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मानो उनके घोषणा समाप्त होने का इंतजार करते हुए झील के दूसरी ओर से एक भव्य पुल जादुई ढंग से प्रकट होने लगा। उसका सिरा ऊपर की ओर मुड़ता हुआ चौक की ओर बढ़ता गया। पुल के पूरी तरह बन जाने पर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और पहले परीक्षण के प्रारंभ की घोषणा की। अकादमी में दाखिला लेने की योजना बना रहे सभी लोग पुल की ओर दौड़ पड़े। विलियम ने भीड़ को देखा, लेकिन वह भाग लेने की जल्दी में नहीं लग रहा था। वह पहले कुछ अवलोकन करना चाहता था ताकि ये देख सके कि पुल इसे पार करने की हिम्मत करने वालों के लिए किस तरह की चुनौती पेश करता है। बच्चों का पहला समूह पुल के 1/4 हिस्से तक ही पहुंच पाया, उसके बाद उनकी गति धीमी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उनके कंधों पर कोई भारी दबाव पड़ रहा हो और हर कदम उठाना एक बहुत बड़ा काम लग रहा हो। बेशक कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस दबाव को नजरअंदाज करते हुए सहज कदमों से चलना जारी रखा। 5 मिनट इंतजार करने के बाद आधे से अधिक प्रतिभागी आगे बढ़ने में असमर्थ थे। उनमें से कुछ पसीने से तरबतर थे, जबकि अन्य दांत पीस रहे थे। वे सभी सहन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। जिन बच्चों की शक्ति और हौसला पहले ही टूट चुका था, वे स्वतः ही वापस चौक पर पहुंच गए। विलियम ने देखा कि उनमें से कुछ जमीन पर घुटने टेककर हाँफ रहे थे। कुछ अन्य रोने लगे, जिससे माहौल बेहद उदास हो गया। विलियम ने आह भरी और अपनी माँ एला की गर्दन पर हाथ फेरा। माँ, चलो चलते हैं। मीह। एला एक समान कदमों से पुल तक चली गई। अधेड़ उम्र का आदमी, जो वर्तमान परीक्षक था, ने विलियम को एक मनोरंजक भाव से देखा। ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी को पहले परीक्षण को चुनौती देने के लिए एक आत्मा जानवर का उपयोग करते देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने एक घरेलू एंगोरियन बकरी को अपने मालिक के साथ चुनौती लेते देखा था। ऐसा कोई नियम नहीं था जिसमें कहा गया हो कि आत्मा जंगली जीव या किसी भी अन्य प्रकार के जानवर परीक्षण में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित थे। एला ने आत्मविश्वास के साथ पुल पर कदम रखा। हर कदम एक समान गति से था। विलियम और वह जल्दी में नहीं थे। दोनों अपने से आगे चल रहे बच्चों को देख रहे थे। आधे चरण तक पहुंचने वाले संभावित छात्रों की संख्या एक बार फिर कम हो गई थी। इस बार 100 से भी कम छात्र आगे बढ़ पाए। जल्द ही विलियम और एला ने भी परीक्षण का आधा चरण पार कर लिया। विलियम को अपने ऊपर कुछ दबाव महसूस होने लगा था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी।
यह उस यातना के मुकाबले कुछ भी नहीं थी जो उसने अपने गुरु सेलीन के हाथों शापों और जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए झेली थी। संघर्ष कर रहे बच्चों ने सिर उठाकर विलियम को देखा, जिसकी जिंदगी आसान चल रही थी। उनमें से कुछ को ईर्ष्या हुई, जबकि कुछ को लगा कि यह अन्याय है। उन्हें यह नहीं पता था कि विलियम और एला इन बच्चों की तुलना में दुगने दबाव का सामना कर रहे थे। कारण, यदि कोई उन्हें पार कराने में मदद के लिए किसी सहारे का इस्तेमाल करता तो मुकदमे का प्रभाव और भी बढ़ जाता। यह एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में केवल रॉयल अकादमी के परीक्षकों को ही पता था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने विलियम को देखते हुए प्रशंसा में सिर हिलाया। परीक्षक ने सोचा, लगता है इस साल हमें कुछ प्रतिभाशाली छात्र मिल गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सभी अंतिम परीक्षा में सफल हो जाएं। जब एला आखिरकार झील के दूसरी ओर पहुंची तो परीक्षण भी समाप्त हो गया। विलियम परीक्षण में भाग लेने वाला अंतिम व्यक्ति था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जैसे ही उसने झील पार की, परीक्षण समाप्त हो गया। सबसे पहले आप सभी को बधाई, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वर्ष आए हजारों लोगों में से केवल 50 ही पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए। हालांकि मैं आप सभी को याद दिला दूं कि यह तो बस शुरुआत है। रॉयल अकादमी में दाखिला लेने के योग्य होने से पहले आपको अभिचार और परीक्षाएं पूरी करनी होंगी। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने हाथ हिलाया और सभी छात्र हवा में तैरने लगे। अब मैं आप सभी को दूसरे मुकदमे के स्थान पर ले जाऊंगा। परीक्षक ने और कुछ नहीं कहा और पूर्व दिशा की ओर उड़ गया। छात्र उसके पीछे पीछे उड़ रहे थे और उनके चेहरों पर दृढ़ निश्चय के भाव थे। जल्द ही वे शहर के बाहर स्थित एक जंगल के ऊपर से गुजरे। 5 मिनट और उड़ान भरने के बाद अधेड़ उम्र का व्यक्ति जंगल के केंद्र के पास एक छोटे से खुले मैदान में उतरा। जब सभी के पैर जमीन पर सुरक्षित रूप से टिक गए तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दूर लहराते हुए एक झंडे की ओर इशारा किया। आपकी अगली परीक्षा 4 घंटे के भीतर उस झंडे तक पहुंचना है, परीक्षक ने समझाया। ध्यान रखें कि इस जंगल में प्रेतात्माएं निवास करती हैं और यदि आप उनसे टकराते हैं तो वे आप पर हमला करेगी। दूसरी परीक्षा में आपको विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता दिखानी होगी। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने मुकदमे में भाग ले रहे बच्चों को एक बैंगनी रंग का क्रिस्टल दिया। अगर आप हार मानना चाहते हैं तो बस अपने हाथ में क्रिस्टल को तोड़ दें। स्कूल के कर्मचारी तुरंत आपकी मदद के लिए आ जाएंगे, परीक्षक ने कहा। आपके पास केवल एक ही जीवन है, इसलिए इसे संजोकर रखें। फिर मिलेंगे अंतिम पड़ाव पर। इतना कहकर परीक्षक बच्चों को उनके हाल पर छोड़कर चला गया। एक छोटा लड़का जोर से सांस लेते हुए आत्मविश्वास से झंडे की ओर चल पड़ा। उसकी शारीरिक मुद्रा से ही स्पष्ट था कि वह जंगल में छिपे प्रेतात्माओं से बिल्कुल भी नहीं डरता था। दूसरी ओर विलियम ने अपनी निगाहें सिकोड़ लीं। शताब्दी और सहस्राब्दी राक्षसों का सामना कर चुके होने के कारण शक्तिशाली शक्तियों के प्रति वह काफी संवेदनशील था। जंगल में एक प्राणी था जो दूर से उन्हें देख रहा था। विलियम उसे देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि वह बहुत शक्तिशाली है। लाल बालों वाले लड़के को इस बात ने हैरान कर दिया कि वह प्राणी अपनी उपस्थिति छिपाने के बजाय जानबूझकर जाहिर कर रहा था। हालांकि इसे केवल वही लोग महसूस कर पाएंगे जिनकी इंद्रियां बहुत तेज हो या जिन्होंने जीवन और मृत्यु के युद्धों का अनुभव किया हो। मामा एला, हमें इससे दूर रहना चाहिए, विलियम ने ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल एला ही सुन सकती थी। मीह, एला ने सहमति में सिर हिलाया। अंगोरियन बकरी जंगल के दूसरी ओर चली गई। विलियम ने जो रास्ता चुना था वह उन्हें सीधे झंडे तक नहीं ले जाता था। इसके बजाय उसने एक चक्कर लगाने का इरादा किया था ताकि उस शक्तिशाली उपस्थिति से बचा जा सके जो उनके गंतव्य तक पहुंचने वाले सबसे छोटे रास्ते पर उनका इंतजार कर रही थी। अध्याय 122, नामांकन परीक्षा भाग 2। छोटे भूरे बालों और हरी आंखों वाले एक युवक ने दूर दिख रहे झंडे की ओर चलते हुए कहा, यह कितना बेवकूफी भरा परीक्षण है। सभी प्रतिभागियों में से उसने सबसे छोटा रास्ता चुना था। पहले प्रयास में ही वह झील के दूसरी ओर सबसे पहले पहुंच गया था। इसी वजह से उसका आत्मविश्वास चरम पर था और उसे लगा कि रॉयल अकेडमी में दाखिला लेने की चाह रखने वाले परीक्षार्थियों के नवीनतम बैच में वह सर्वश्रेष्ठ है। अचानक कहीं से एक सुअर के समान एक प्रेतवादित प्राणी प्रकट हुआ और उस पर हमला कर दिया। छोटा सा जीव, उस लड़के ने अपना दाहिना हाथ उठाते हुए सुअर की ओर निशाना साधते हुए व्यंग्य किया। पत्थर तोड़ डालो। लड़के के हाथ से कम 1 मीटर बड़ा एक पत्थर निकला और जोरदार धमाके के साथ हमलावर सुअर के सिर पर जा लगा। सुअर दर्द से चीख उठा, लेकिन लड़के का हौसला अभी बाकी था। सटीक प्रहार करने के बाद उसने अपने हाथ में तलवार प्रकट की और सुअर की ओर दौड़ा।
अपनी जादुई शक्ति को तलवार में प्रवाहित करते हुए लड़के ने सुअर को 2 टुकड़ों में काटने के इरादे से एक जोरदार प्रहार किया। मृत्यु को निकट पाते देख सुअर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़के के हाथ में मौजूद तलवार ने इतनी जोरदार प्रहार किया कि चट्टानें भी चूर चूर हो गईं और उसने सुअर का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे चारों ओर खून की बौछार मच गई। छी, ये तो कोई चुनौती ही नहीं है, लड़के ने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा और अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। उस लड़के को यह नहीं पता था कि जंगल की गहराई से कोई उसे देख रहा था। माथे पर एक आंख वाला एक राक्षसी प्राणी लड़के को घृणा से घूर रहा था। हालांकि उसकी केवल एक ही आंख थी, फिर भी उसने अब तक घटी हर घटना को अविश्वसनीय स्पष्टता से देखा था। लड़के की क्षमताओं को देखकर उस प्राणी को यकीन हो गया कि उसका शिकार एक छोटा सा मेमना था जो सीधे भेड़ियों की मांद में जा रहा था। लालच से चमकती आंखों के साथ वह अपने होंठ चाट रहा था। वह दोपहर के भोजन में मिलने वाले स्वादिष्ट ताजे मांस का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। योजक चिन्ह। माँ, क्या आपको वो महसूस हुआ? विलियम ने पूछा। मीह, कितना भयावह प्राणी है, विलियम ने भौहें चढ़ाईं। मीह, खतरे की रैंकिंग में कम से कम ग्रेड बी। मीह, ये तो काफी झंझट भरा काम लगता है, विलियम ने आह भरी। इसके बाद एला चलना बंद करके पीछे मुड़कर विलियम की ओर देखने लगी। मीह, क्या आप पक्का कह रही हैं, माँ? मीह, विलियम ने अपना सिर खुजाया, लेकिन अंत में वह मुस्कुराया और एला की गर्दन सहला दी। जैसी आपकी इच्छा, माँ। मीह, योजक चिन्ह। कुछ छात्रों ने मिलकर रास्ता पार करने के लिए समूह बना लिए। वे जानते थे कि जंगल एक खतरनाक जगह है और एकता में शक्ति होती है। इनमें से एक समूह ने गहरे भूरे बालों वाले लड़के का पीछा करने और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सबसे छोटे रास्ते से आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें कई प्रेतात्माओं से ग्रस्त जीव भी मिले, लेकिन उन सभी का स्तर काफी कम था। उनके रास्ते में सबसे बड़ा खतरा 1 दर्जन विशालकाय चूहे थे जो अपने क्षेत्र पर कब्जा करने वाले जीव के रूप में जाने जाते थे। रॉयल अकेडमी में दाखिला लेने का साहस दिखाने वाले और पहले चरण को सफलतापूर्वक पार करने वाले ये बच्चे कमजोर नहीं थे। भयंकर लड़ाई खत्म होने के बाद समूह ने थोड़ी देर आराम किया। तभी उन्हें दूर से कई भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि खून की गंध ने जंगल में रहने वाले भेड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। जंगल के भेड़िए, एक लड़की ने जल्दी से अपनी लाठी उठाते हुए चिल्लाकर कहा। अन्य बच्चे हताशा में दांत पीसने लगे और उसके पास इकट्ठा हो गए। वह समूह की चुनी हुई नेता थी और उन्होंने उसके आदेशों का पालन करने का वादा किया। पवन जादूगरनी ने तुरंत उन्हें युद्ध की तैयारी शुरू करने को कहा। इस समूह की संरचना काफी प्रभावशाली थी। इसमें एक पवन जादूगर, एक पादरी, 2 तलवारबाज और 2 तीरंदाज शामिल थे। कालकोठरी को साफ करने के लिए यह मानक दल संरचना थी। दुर्भाग्य से वे केवल 1 या 2 जंगली भेड़ियों से नहीं, बल्कि 30 भेड़ियों के झुंड से निपट रहे थे। वन भेड़िए भी श्रेणी डी के प्राणी थे, लेकिन ये केवल उनकी व्यक्तिगत शक्ति को मापता था। जब वे अपने झुंड के साथ लड़ते थे तो वे कहीं अधिक खतरनाक होते थे। बच्चों ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन जल्द ही उनकी भारी संख्या के कारण वे हार गए। सबसे पहले जादूगर मारा गया। हालांकि भेड़िए मनुष्यों जितने बुद्धिमान नहीं थे, फिर भी वे समझ गए थे कि बच्चों के समूह में से सबसे बड़ा खतरा किससे है। अपने अपने पक्षों को नुकसान से बचाने के लिए दल के अल्फा वुल्फ ने 5 भेड़ियों को गठन को तोड़कर जादूगर से निपटने का आदेश दिया। नहीं, मुझे मत मारो, हवा की जादूगरनी चीखी जब एक भेड़िया उस पर झपटा। भेड़िए ने लड़की की गर्दन को तब तक काटने के इरादे से अपने दांत हवा में फैला दिए जब तक कि वह टूट न जाए। जीवन और मृत्यु के इस निर्णायक क्षण में पवन जादूगर ने हवा की सीटी सुनी। अचानक कहीं से एक लोहे का तीर प्रकट हुआ और भेड़िए की गर्दन पर जा लगा। वह भेड़िया जो लड़की की जान लेने ही वाला था, उसके बगल में गिर पड़ा। वह अभी भी जीवित था, लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। जब जादूगर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है, तभी जंगल में और भी सीटी की आवाजें गूंज उठीं। बच्चों को मारने के इरादे से आए सभी भेड़िए अपनी गर्दन में फंसे स्टील के तीरों के साथ जमीन पर गिर पड़े। अल्फा वुल्फ ने तुरंत जोर से दहाड़ मारी और पीछे हटने का आदेश दिया। हालांकि अन्य भेड़िए जाने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास अपने नेता की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वापस लौट आओ, एक कोमल आवाज ने हवा के झोंके की तरह धीमी आवाज में कहा। भेड़ियों को भेदने वाले सभी तीर हवा में तैरने लगे और एक निश्चित दिशा की ओर उड़ गए। विलियम, जो पेड़ की एक शाखा पर खड़ा था, ने अपने तीर समेटे और पेड़ से नीचे उतर गया। वे अब सुरक्षित हैं, माँ, विलियम ने बताया। मीह,
एला ने विलियम के चेहरे के किनारे को चाटा, मानो उसे अच्छे काम के लिए बधाई दे रही हो। परिवार के साथ बिताए उस संक्षिप्त क्षण के बाद विलियम एला की पीठ पर सवार होकर वहां से चला गया। उसकी मां ने उससे विनती की थी कि वह जंगल में किसी भी बच्चे की मृत्यु न होने दे। हालांकि यह एक कठिन कार्य था, विलियम ने उसकी विनती मान ली। ये चौथा समूह था जिसे उन्होंने बचाया था और उन्हें अभी और भी लोगों को बचाना था। एला की संवेदनशीलता विलियम से अधिक थी, इसलिए वह आसानी से जंगल में बच्चों के ठिकाने का पता लगा सकती थी। जब मां और बेटे की जोड़ी जंगल में लोगों की जान बचाने में व्यस्त थी, तभी कई छिपी हुई शक्तियां उन्हें उत्सुकता से देख रही थीं। ग्रांट, भले ही ये लड़का परीक्षा में फेल हो जाए, मैं इसे अपने साथ रखूंगा। पीठ पर धनुष बांधे एक आदमी विलियम को ऐसे घूर रहा था मानो वह उसके जीवन में देखी गई सबसे खूबसूरत वेश्या हो। ये बहुत दुख की बात है कि उसके शरीर में जादू की जरा सी भी शक्ति नहीं है। हाथ में छड़ी लिए एक महिला ने आह भरी। अगर ऐसा ना होता तो मैं उसके लिए तुमसे लड़ पड़ती। हा, तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो? 2 मीटर लंबे एक आदमी ने अपने साथियों को फटकारा। अगर तुम उसे चाहते भी हो तो भी तुम्हें उसकी परीक्षा उत्तीर्ण होने तक इंतजार करना होगा। और हाँ एंडी, तुम्हें असफल उम्मीदवार को रॉयल एकेडमी में लाने के लिए गुप्त रास्ते का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। नियम तो नियम होते हैं। तस्क, पीठ पर धनुष बांधे एंडी ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए। ग्रांट, क्या तुम एक अपवाद नहीं कर सकते? मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। नहीं, मतलब नहीं, ग्रांट ने साफ इनकार कर दिया। क्या तुम बच्चे हो? मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, इसलिए तुम्हें बिगड़ूंगा नहीं। बस थोड़ी देर इंतजार करो, मुख्य भोजन आने वाला है। मैं देखना चाहता हूं कि वह भूरे बालों वाला बच्चा इस जंगल के सरदारों में से एक से कैसे निपटता है। लायला, वो भूरे बालों वाला लड़का एक जादुई तलवारबाज है। एंडी ने अपने सहकर्मी की ओर देखा। तुम उस पर विशेष ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? उसकी क्षमता को देखते हुए वो जादुई तलवारबाज के हिसाब से काफी अच्छा है। बढ़िया लड़का है ना? अच्छा लड़का है। लैला ने अपने बालों को एक तरफ किया। क्या जादुई तलवारबाज इतने अच्छे होते हैं? अरे नहीं, मैं उन घमंडी और अभिमानी रईसों से तंग आ चुकी हूं जो अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल सिर्फ सुंदर आम लड़कियों को धमकाने के लिए करते हैं जो उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अरे यह मत भूलो कि वे अपने से निचले दर्जे के अन्य रईसों को भी धमकाते हैं, एंडी ने उसे सुधारते हुए कहा। वो भी, इसीलिए तो मुझे रईसों से नफरत है, लैला ने चिढ़कर कहा। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, वे सब मर कर बैठेंगे। तुम्हें कुलीन विरोधी जादूगरनी से उसकी राय नहीं पूछनी चाहिए थी, ग्रांट ने टिप्पणी की। जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं कि लैला कुलीन बिगड़ैल बच्चों से कितनी नफरत करती है। हालांकि ग्रांट ने ऐसा कहा था, लेकिन वह ये देखना चाहता था कि जादुई तलवारबाज जंगल के स्वामियों में से एक के खिलाफ कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा। चलो चलते हैं, मैं शो देखते समय सबसे आगे की सीटों पर बैठना चाहता हूं, ग्रांट ने आदेश दिया और वे तीनों उस जादुई तलवारबाज की ओर चल पड़े जो जंगल पर राज करने वाले सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक का सामना करने वाला था। अध्याय 123। वेस्ट ने कहा, केवल मेरी पूर्णता। मी, क्या वह राक्षसी प्राणी हिलने लगा? मी, क्या हम इसे मार सकते हैं मां? एला ने कुछ देर सोचा और फिर दृढ़ता से सिर हिला दिया। हालांकि लेवल बी के खतरे वाले राक्षस को हराना उन दोनों के लिए असंभव नहीं था, लेकिन उसे मारना एक अलग बात थी। अगर एला के वॉर आइबेक्स रूप को श्रेणीबद्ध किया जाए तो वह क्लास सी के शुरुआती चरण में होगी। अगर विलियम को भी शामिल कर लिया जाए तो उनकी संयुक्त युद्ध क्षमता कक्षा सी के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती है। फिर भी प्रत्येक कक्षा में 10 स्तरों का अंतर था। एला और विलियम को विश्वास नहीं था कि वे कक्षा बी के मध्य स्तर के दिखने वाले राक्षस को मार पाएंगे। बेशक अगर विलियम के पास अभी भी उसकी जादुई शक्तियां होती तो बात कुछ और होती। अफसोस की बात है कि वह फिलहाल अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो माना पर निर्भर करती हैं। क्या हमें प्लान सी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? विलियम ने पूछा। मी, समझ गया, चलो मां। मी, भूरे बालों वाला लड़का चैंडलर अपने कदम रोक बैठा क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह अभी एक खुले मैदान में पहुंचा ही था कि अचानक जंगल की सारी आवाजें गायब हो गईं। उसे न तो जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी और न ही पक्षियों की चहचहाहट। कीड़ों की हल्की आवाजें भी गायब हो गई थीं। चैंडलर ने अपनी तलवार निकाली और सतर्क हो गया। उसे बचपन से ही योद्धा का प्रशिक्षण मिला था और वह समझ गया था कि उसकी वर्तमान स्थिति में कुछ बहुत ही गंभीर गड़बड़ है। चैंडलर पर नजर रखने वाला वह राक्षसी जानवर चुपचाप कदमों से जंगल में आगे बढ़ा। जंगल के स्वामियों में से एक होने के कारण बाकी जीव उसकी आभा और गंध से भलीभांति परिचित थे।
इसी वजह से वे सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, जिससे वह खुला मैदान निर्जन हो गया। एक भयावह मुस्कान के साथ उसने पहल करते हुए भूरे बालों वाले लड़के पर हमला करने का फैसला किया। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं, हालांकि चैंडलर की तीव्र इंद्रियों ने उसके आने का आभास कर लिया। पत्थर की गड़गड़ाहट। चैंडलर ने तुरंत उस दिशा में एक जादुई पत्थर फेंका जहां से उसे खतरा महसूस हो रहा था। ठीक उसी क्षण लड़के की सहज प्रवृत्ति ने उसे ऊपर से होने वाले हमले को रोकने के लिए प्रेरित किया। धरती का गुंबद। चैंडलर ने अपने हमलावर से खुद को बचाने के लिए तुरंत ठोस चट्टान का एक गुंबद प्रकट किया। उस राक्षसी जानवर ने पृथ्वी के गुंबद पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह चट्टानों के टुकड़ों में बिखर गया और उसके केंद्र में छिपा हुआ लड़का प्रकट हो गया। चैंडलर उस भयानक राक्षस को घूर रहा था जिसका शरीर मनुष्य जैसा, पैर घोड़े जैसे और सिर कुत्ते जैसा था, जिस पर रेजर जैसे नुकीले दांत थे। उसकी एक और खास बात उसके माथे पर मौजूद एक बैंगनी आंख थी। पीकाबू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, उस राक्षसी जानवर ने अपने खूंखार चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ कहा। काफी समय हो गया जब मैंने किसी युवा जादूगर तलवारबाज का मांस खाया था। उस संक्षिप्त बातचीत में ही चैंडलर समझ गया था कि वह जानवर उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा। तब तुम कौन हो? कांपते हाथों से तलवार उठाते हुए चैंडलर ने पूछा। मैं इंसानी मांस का पारखी, उस राक्षसी जानवर ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। अब क्या तुम स्वेच्छा से मुझे खाने दोगे, या मुझे पहले तुम्हें नर्म करना होगा ताकि तुम्हारे मांस का स्वाद उभर कर आए? दोनों ही तरीके मुझे मंजूर हैं। राक्षस। चैंडलर चीखा और उसने अपने शस्त्रागार में मौजूद सबसे शक्तिशाली कौशल का प्रयोग किया। पत्थर हमला। चैंडलर के सिर के ऊपर 3 मीटर का एक बड़ा पत्थर प्रकट हुआ। लड़के ने फिर उस पत्थर पर हाथ रखकर उसे उस राक्षसी जानवर की ओर फेंक दिया जो उसे देखकर मजे ले रहा था। वह राक्षसी जानवर जादू से बचने के लिए एक तरफ कूद गया। उसे चैंडलर को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह तब तक उसके साथ खेलना चाहता था जब तक कि लड़का निराशा में डूब न जाए। कुत्ते जैसे दिखने वाले उस प्राणी को अपने शिकार से निपटने का एक घिनौना शौक था। वह अपने शिकार को जीवित रखते हुए उसके अंगों को धीरे धीरे खा जाता था। इस तरह वह पीड़ित के भय और अन्य नकारात्मक विचारों का स्वाद चख सकता था। उस राक्षसी प्राणी के लिए ये नकारात्मक भावनाएं मसालों की तरह थीं जो उसके भोजन को और भी स्वादिष्ट बनाती थीं। जब पीड़ित पूरी तरह से निराश हो जाता तभी वह उसे अंतिम प्रहार करता और उसकी पीड़ा समाप्त करता। अपनी सबसे ताकतवर चाल चलने के बाद चैंडलर को लगा जैसे उसका शरीर शीशे जितना भारी हो गया हो। बोल्डर असॉल्ट एक ऐसी चाल थी जिसे वह अक्सर इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि इससे उसके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता था। जैसे ही चैंडलर घटनास्थल से भागा, पृथ्वी का गुंबद ढह गया। राक्षसी जानवर हंसा और अपने शिकार के साथ लुका छिपी का खेल खेलने लगा। वह पेड़ की शाखाओं पर कूद गया और चैंडलर पर काले जादू के गोले फेंकने लगा। मदद! चैंडलर चिल्लाया। कोई है? कोई मेरी मदद करो! एक गोला जैसे ही चैंडलर के पैर के पिछले हिस्से पर लगा, वह लड़खड़ा गया। फिर गति के कारण वह गिर पड़ा और जमीन पर लुढ़कता चला गया। बस इतना ही। शैतानी जीव ने चैंडलर से कुछ मीटर दूर उतरते हुए चिढ़ाते हुए कहा। चलो ये लुका छिपी का खेल जारी रखते हैं। क्योंकि मेरा मूड है, मैं तुम्हें भागने के लिए 2 मिनट का समय देता हूं। इस दौरान मैं यहीं रहूंगा, लेकिन समय सीमा समाप्त होते ही मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। अरे, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपका प्रमुख हाथ कौन सा है? मैं गलती से उसे खाना नहीं चाहता और चूहे बिल्ली के इस खेल को उबाऊ नहीं बनाना चाहता। तुम्हें श्राप मिले। चैंडलर जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं ड्यूरिन दरबार के अर्ल एडगार्ड का पुत्र हूं। तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरा परिवार तुम्हें ढूंढ निकालेगा। अरे वाह, एक कुलीन बच्चा! राक्षसी जानवर अपने होंठ चाटता है। काफी समय हो गया किसी कुलीन को खाए हुए। तुम सब बहुत स्वादिष्ट हो। यह जरूर कुलीन परवरिश की वजह से है। स्वादिष्ट भोजन खाने और खेती के लिए संसाधनों का आनंद लेने से तुम्हारा शरीर बहुत लजीज हो गया है। मैं तुम्हारा स्वाद चखने के लिए बेताब हूं। तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, औरतें? मैं तुम्हें दे सकता हूं। बस मुझे जाने दो। पैसा? मुझे तुम्हारी इंसानी दौलत की जरूरत नहीं है। औरतों की बात करें तो, हालांकि स्त्रियों का जिस्म बेहद खूबसूरत होता है, फिर भी वह तुम्हारे जैसे रईसों के पौष्टिक मांस के आगे कुछ नहीं है। तुम्हारे प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक इसे अस्वीकार करता हूं। वैसे तुम्हारे पास 1 मिनट 30 सेकंड बचे हैं। जल्दी करो और भागो, नन्हे लड़के।
जैसे जैसे डर उसके शरीर पर हावी होता जा रहा था, चैंडलर के दांत किटकिटाने लगे। हालांकि वह भाग जाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने मौजूद उस शैतानी जीव ने उसे लकवाग्रस्त कर दिया हो। क्या हुआ? तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, उस राक्षसी जानवर ने उसे विनम्रता से याद दिलाया। अगर तुम अभी नहीं भागे तो मुझे जल्दी ही दोपहर का खाना खाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, कृपया चलो, चैंडलर मन ही मन चिल्लाया और अपने शरीर को दौड़ने के लिए मजबूर किया। बहुत जोर लगाने के बाद आखिरकार उसके पैर चलने लगे। फिर वह पूरी ताकत से दूर लहराते झंडे की ओर दौड़ा। उसके अनुमान के अनुसार झंडा केवल 1000 मीटर दूर था। अगर वह वहां पहुंच गया तो वह सुरक्षित हो जाएगा। शाबाश! राक्षसी प्राणी ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो। वह राक्षसी जानवर एक ही जगह पर खड़ा रहा और चैंडलर के पीछे दौड़ने से पहले आराम से समय गिनने लगा। वह चाहता था कि लड़का उम्मीद से चिपका रहे। जब लड़के को लगेगा कि उसके बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद है, तभी वह राक्षसी जानवर प्रकट होगा और उसका एक अंत फाड़ देगा। इस तरह उसके शिकार का आनंद थोड़ा और लंबे समय तक बना रहेगा। जल्द ही उसने चैंडलर को जो मोहलत दी थी वह खत्म हो गई। उसने इसे 20 सेकंड और बढ़ा दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लड़का उसके पीछे दौड़ने से पहले अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ले। समय समाप्त। राक्षसी जानवर चिल्लाया। तैयार रहो या न रहो, मैं आ रहा हूं। वह राक्षसी जानवर अभी अपना लुका छिपी का खेल जारी रखने ही वाला था कि अचानक उसे दूर से हवा के सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी। जब एक स्टील का तीर उसकी गर्दन से कुछ इंच की दूरी से गुजरा तो वह प्राणी हल्के से एक तरफ झुक गया। जैसे ही आधा दर्जन तीर उसकी दिशा में उड़े, कई और सीटी जैसी आवाजें सुनाई दी। वह भयानक राक्षस मानो नाच रहा हो, इधर उधर घूम रहा था। तीर उसके शरीर के किनारे से बिना कोई नुकसान पहुंचाए गुजर गए और मैदान के चारों ओर मौजूद पेड़ों में जा धंस गए। ओह, और ये नन्हा मेहमान कौन है? उस राक्षसी जानवर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं एक डरपोक छोटे लड़के का पीछा करते करते थोड़ा ऊब गया था। नए आने वाले व्यक्ति ने एक हुड वाला चोगा पहन रखा था, लेकिन उस राक्षसी जानवर ने पहचान लिया कि वह उन बच्चों में से एक था जो कुछ समय पहले ही जंगल में आए थे। मैं सत्ता की इच्छा नहीं रखता, लेकिन मेरी मां नहीं चाहती कि निर्दोषों को कष्ट सहना पड़े, नकाबपोश लड़के ने धीरे से कहा। जंगल के स्वामी सोगलाव, क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि सभी बच्चों को सुरक्षित जाने दें? उस राक्षसी जानवर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह सच्ची हैरानी आ गई। तुम मुझे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। बिना अपना परिचय दिए मेरा नाम पुकारना क्या असभ्य नहीं है? माफ कीजिए महाराज। नकाबपोश लड़के ने अपना परिचय देने से पहले अपने धनुष पर एक तीर चढ़ाया। वेस्ट ने कहा, केवल मेरी पूर्णता। नकाबपोश लड़के ने घोषणा की। मैं लोंट के चरवाहों में से एक हूं, विलियम वॉन आइनसिवर्थ। अध्याय 124। विलियम बनाम सोगलाव भाग 1। एक चरवाहा। जंगल के शासकों में से एक, सोगलाव ने अपने सामने खड़े लड़के को देखते हुए अपनी ठुड्डी को उंगलियों से सहारा दिया। विडंबना यह है कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी चरवाहे को नहीं खाया। मुझे लगता है कि तुम्हें खाना उस कायकुलीन लड़के को खाने से कहीं अधिक संतोषजनक होगा। विलियम ने चुपचाप अपने सामने खड़े राक्षसी जानवर पर धनुष तान दिया। उसने पहले ही अपनी आकलन क्षमता का प्रयोग कर अपने शत्रु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। योजक चिन्ह। सोगलाव, राक्षसी प्राणी। खतरे का स्तर बी मध्यम। झुंड में जोड़ा जा सकता है। सफलता दर 2%। एक राक्षसी जीव जिसका शरीर मनुष्य जैसा है, पैर घोड़े जैसे और सिर कुत्ते जैसा है। माथे पर स्थित एक आंख उसे भ्रमों को भेदने की शक्ति देती है। ये राक्षसी जीव रात में और अंधेरी जगहों में भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। देखने में भले ही यह साधारण लगे, लेकिन इसमें अलौकिक शक्ति है जो एक ही मुक्के से चट्टानों को चूर चूर कर सकती है। गति, धूर्तता और काला जादू में निपुण। ये पवित्र जादू के सामने कमजोर है। योजक चिन्ह। नोट, आप इसका नाम फिजोग्लाव या पिसोग्लाव पढ़ सकते हैं। इसके खतरे के स्तर के विवरण में जो मध्य लिखा है उसका अर्थ है कि यह बी रैंक के मध्य चरण में है। जानवरों को निम्न, मध्य और उच्च श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। ट्रायल ऑफ करेज के दौरान सिस्टम को अपग्रेड मिलने के बाद इसने अपनी एक और विशेषता झुंड प्रबंधन को अनलॉक कर दिया था। यह शेपर्ड जॉब क्लास के गुप्त विशेषाधिकारों में से एक था। इसके तहत विलियम अपने झुंड में झुंड प्रकार के जीवों को जोड़कर उसका आकार बढ़ा सकता था। फिलहाल विलियम के झुंड के आकार की सीमा 50 थी। नोट, कुत्ते और झुंड एक दूसरे के पूरक हैं।
चूंकि सोगलाव एक राक्षसी प्राणी था जिसमें कुत्ते और घोड़े दोनों के लक्षण थे, इसलिए सिस्टम ने ये निर्धारित किया कि इसे विलियम के झुंड के संभावित सदस्य के रूप में जोड़ा जा सकता है। हालांकि जब वह अपने चरवाहा कार्य वर्ग को अगले स्तर पर ले जाता है तो उसके झुंड का आकार भी बढ़ जाता है। चरवाहा कार्य वर्ग का दूसरा रूप प्राप्त करने पर उसके झुंड का आकार बढ़कर 200 हो जाता है। फिलहाल उसके झुंड में केवल 14 ही जानवर थे, जिनमें एला और वे बकरियां शामिल थीं जिन्हें उसने लूंट में पाला था। वह इतना घमंडी नहीं था कि यह सोच सके कि वह जंगल के शासक को अपने समूह में शामिल होने के लिए मना लेगा। वह ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता था कि बाकी बच्चों को झंडे तक पहुंचने के लिए कुछ समय दे दे, जबकि वह अपने सामने मौजूद राक्षसी जानवर से लड़ता रहे। माफ कीजिए, मेरा स्वाद अच्छा नहीं है, विलियम ने कहा। बेहतर होगा कि आप मुझसे बड़ा और ताकतवर शिकार ढूंढें। बड़ा होना हमेशा बेहतर नहीं होता, पसोगलाव ने जवाब दिया। जानवरों को खाने के बजाय मुझे इंसान खाना ज्यादा पसंद है, जानते हो। खासकर युवा साहसी जो मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत करते हैं। क्या संयोग है, मैं आपके क्षेत्र से निकलने की योजना बना रहा था, महामहिम। आपकी दयालुता तो देखिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इसकी अनुमति दूंगा? महामहिम, बेहतर होगा कि हम इस मामले को शांतिपूर्वक सुलझा लें, विलियम ने कहा। मैं तो बस एक परीक्षार्थी हूं जो रॉयल एकेडमी में दाखिला लेने की कोशिश कर रहा हूं। संयोगवश परीक्षा क्षेत्र आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। यहां आए किसी भी बच्चे को ये जानकारी नहीं थी कि हम आपके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। तुम्हारे पास कहने का बड़ा हुनर है, नन्हे चरवाहे, पसोगलाव ने ताली बजाई। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे क्षेत्र में तुम्हारा मुकदमा होना महज एक संयोग है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। रॉयल अकादमी को हमारे साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें सालाना कुछ बलिदान देने पड़ते हैं, और ये छोटे मेमने ठीक वही बलिदान है। विलियम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे आधा संदेह था कि पसोगलाव सच कह रहा है या नहीं, लेकिन सच्चाई ये थी कि जंगल का शासक कुछ देर पहले जादुई तलवारबाज पर हमला करने में वाकई गंभीर था। वह दूर से उनकी लड़ाई देख रहा था और हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। दुर्भाग्य से वह राक्षसी जानवर उन वन भेड़ियों की तुलना में आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था जिनसे वह पहले लड़ चुका था। क्या इसका मतलब यह है कि बातचीत विफल हो गई है? विलियम ने पूछा। आप क्या सोचते हैं? पसोगलाव ने शरारती मुस्कान के साथ पलटकर पूछा। विलियम ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना तीर छोड़ दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह राक्षसी जानवर पीछे हटने वाला नहीं है। पसोगलाव ने तिरछी नजर से देखते हुए वार को टाल दिया। इतना आसान हमला उसे लग ही नहीं सकता था। हालांकि उसी क्षण उस राक्षसी जानवर ने अपनी आंखों के कोने से एक सफेद धुंधली आकृति को अपनी ओर आते हुए देखा। पसोगलाव ने अपनी भुजाएं उठाते हुए जोरदार दहाड़ मारी। एला उस राक्षसी जानवर के पीछे से घूमकर आए और विलियम के शॉट का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए करते हुए उस पर त्वरित हमला कर दिया। उस राक्षसी जानवर ने वॉर आइबेक्स के घुमावदार सींगों को पकड़ लिया और जमीन पर घिसकता चला गया। विलियम के दिए गए वरदानों के अभाव में एला शायद पूरी ताकत में नहीं थी, लेकिन फिर भी वह एक शक्तिशाली जानवर थी। एला के हमले को रोकते हुए पसोगलाव ने मजबूती से पैर जमा लिया। हालांकि पीछे से आती हवा की सीटी की आवाज सुनकर वह तुरंत बकरी के सींगों को छोड़कर एक तरफ कूद गया। तीर राक्षसी प्राणी और एला के बगल से बिना किसी को लगे गुजर गए। एला ने इसे अपने वाइल्ड चार्ज का उपयोग करने के अवसर के रूप में लिया और हवा में मौजूद सोगलाव की ओर तेजी से बढ़ी। अंधेरे की ढाल। पसोगलाव ने खुद को अंधेरे की ढाल में लपेट लिया और एला के विशाल सींगों को अपनी सुरक्षा पर टकराते हुए देखा। ढाल ने वार को झेल लिया। पसोगलाव ने वार की गति का फायदा उठाते हुए पीछे की ओर छलांग लगाए और एला से कुछ दूरी बना ली। मां और बेटे ने अपने हमले जारी रखे क्योंकि वे जानते थे कि वह राक्षसी जीव अभी भी अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला नहीं कर रहा था। वे चाहते थे कि कम से कम उसे घायल कर दें, इससे पहले कि वह गंभीर रूप से हमला करे। सोगलाव के सांस लेने के दौरान स्टील के तीर डार्क शील्ड से बेअसर होकर वापस उछल गए। अचानक हुए इस गुप्त हमले ने लगभग उसे चौंका ही दिया था। शाबाश, बहुत बढ़िया, पसोगलाव ने अपनी आंख से विलियम को घूरते हुए कहा। तुमने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया है, नन्हे चरवाहे। अब मुझे गंभीर होने का समय आ गया है। माँ, विलियम पेड़ से कूदते हुए चिल्लाया। मीह। विलियम एला की पीठ पर एकदम सही तरीके से उतरा और दोनों खुले मैदान से बाहर निकल भागे। उनका जंगल के शासक से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वे केवल बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए कुछ समय देना चाहते थे। पसोगलाव ने पीछे हटते हुए चरवाहे को घूर कर देखा और उसका उपहास उड़ाया। टैग खेलना चाहते हो?
पसोग्लाव ने मुस्कुराते हुए कहा। टैग खेलना मेरी खासियत है। पसोग्लाव विलियम के पीछे ऐसे दौड़ा जैसे धनुष से छूटा तीर। उसने कुछ ही सेकंड में विलियम और विलियम के बीच की दूरी आधी कर ली। ये हमारी सोच से भी तेज है माँ, विलियम ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। गुर्राता हुआ वह राक्षसी प्राणी तेजी से करीब आ रहा था। हालांकि विलियम और एला ज्यादा चिंतित नहीं लग रहे थे। सबसे बुरी स्थिति में मैं स्टॉर्मकॉलर को बुला लूंगा। लेकिन मामा एला ने जिन कई छिपी हुई शक्तियों के बारे में मुझे चेतावनी दी थी, वे अकादमी से हो सकती हैं, विलियम ने सोचा। मैं उन्हें ये पता नहीं चलने दे सकता कि मैं बिजली के जादू को नियंत्रित करने में सक्षम हूँ। जेम्स ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि जो भी बिजली के जादू में माहिर होता है, उसके साथ वीआईपी जैसा व्यवहार किया जाता है। हालांकि ये केवल सतही तौर पर था। राक्षस जाति के जासूस पहले ही मनुष्यों के क्षेत्रों में घुल मिल चुके थे। विलियम के अस्तित्व की खबर फैलते ही राक्षस राजा के शक्तिशाली अधीनस्थ उसका पीछा करेंगे। बेशक ये केवल राक्षस जाति तक ही सीमित नहीं था। मनुष्य और अन्य जातियां भी थीं जो बिजली की जादुई शक्ति को पाने की लालसा रखती थीं। अगर विलियम उनके हाथों में पड़ गया तो वे उसे गुलाम बना सकते हैं और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे भयानक काम करवा सकते हैं। योजक चिन्ह। वहीं रुक जाओ दोस्त, ग्रैंट ने एंडी के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मैं उस कमीने को लड़के को मारने नहीं दूंगा, एंडी ने शांत भाव से कहा और अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। ये ठीक नहीं है, लैला ने सिर हिलाया। हमारा जंगल के विभिन्न शासकों के साथ एक समझौता है। अगर हम समझौते का उल्लंघन करते हैं तो वे अकादमी पर फिर कभी भरोसा नहीं करेंगे। आप और आपका कबीला इस तरह के परिणाम को सहन नहीं कर पाएंगे। एंडी ने हताशा में दांत पीस लिए। उसे विलियम से बहुत लगाव हो गया था और वह नहीं चाहता था कि वह लड़का निर्दयी सोगलाव के हाथों मरे। लेकिन लैला सही थी। जंगल के शासकों और शाही अकादमी के बीच एक समझौता हुआ था। यदि एक पक्ष समझौते का उल्लंघन करता है तो इसके परिणाम भयावह होंगे। चिंता मत करो, हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। ग्रैंट अपने दोस्त की भावनाओं को समझता था। ज्यादा से ज्यादा हम किसी बेहतरीन जानवर का शिकार करके उसे लड़के की जान के बदले में दे सकते हैं। एंडी अनिच्छा से सिर हिलाने ही वाला था कि तभी उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। ग्रैंट और लैला ने भी ये बदलाव देखे और वे अविश्वास भरी निगाहों से विलियम की ओर देखने लगे। विलियम ने अपना धनुष उतार दिया था और अब उसके हाथ में लकड़ी का डंडा था। एला ने अचानक मुड़कर आते हुए राक्षसी जानवर की ओर धावा बोल दिया। मामा एला, रैम्पेज का इस्तेमाल करो, विलियम ने आदेश दिया। एला के सींगों का आकार दोगुना हो गया जिससे वह और भी अधिक प्रभावशाली दिखने लगी। दुश्मन की चाल में अचानक आए बदलाव ने पसोग्लाव को चौंका दिया। उसके पास बिना देरी किए अपने डार्क शील्ड को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सींगों और ढाल के टकराने के बाद जंगल में शीशे के 100 टुकड़ों में बिखरने जैसी आवाज गूंज उठी। एला के सींगों ने सोगलाव के बचाव को चीर डाला था और अब वे उसकी छाती में घुसने ही वाले थे। उस राक्षसी प्राणी के पास खुद को बकरी के सींगों से बचाने के लिए केवल इतना ही समय था, जो मित्रिल की तरह कठोर थे कि वह अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध ले। एला के सबसे शक्तिशाली हमले से पसोग्लाव हवा में उड़ गया और जोरदार ताली की आवाज सुनाई दी। विलियम ने एला की पीठ पर अपना शरीर टिकाया और उसे त्वरित हमले का इस्तेमाल करके दूरी कम करने का आदेश दिया। क्योंकि वे उस राक्षसी जानवर से भाग नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उससे लड़ने का फैसला किया। एला और विलियम के पास अभी भी कुछ कारगर तरकीबें थीं, इसलिए वे टकराव से नहीं डरते थे। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने परीक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया। सभी ने सांस रोककर देखा कि बकरी की पीठ पर सवार लड़का जंगल के राजा से सीधे भिड़ गया। अध्याय 125 विलियम बनाम सोगलाव भाग 2। तुम। पसोग्लाव दहाड़ा और उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। एला की क्षमता रैम्पेज से लक्ष्य पर हमला करने पर अल्पकालिक लकवा होने की संभावना थी। जैसे ही बकरी के सींग दूसरी बार उसकी भुजाओं से टकराए, वह राक्षसी प्राणी मन ही मन कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक जोरदार धमाका हुआ और पसोग्लाव को अपनी बाईं बाह में असहनीय दर्द महसूस हुआ। इस दर्द ने उसके शरीर पर छाए लकवे के असर को तोड़ दिया और वह अपनी अंधकार शक्ति का उपयोग करके युद्ध इबेक्स के दूसरे हमले को रोकने में सक्षम हो गया, जो उसे जान से मारने के लिए आ रहा था। हम उसे लगभग पकड़ ही चुके थे। एला के संभलने पर विलियम ने आह भरी। उसकी निगाहें अपने सामने खड़े उस राक्षसी प्राणी पर टिक गईं जो अब सज्जनता का व्यवहार नहीं कर रहा था। पसोग्लाव की एक आंख विलियम को घृणा से घूर रही थी। उस राक्षसी प्राणी का बायां हाथ असामान्य रूप से मुड़ा हुआ था और उससे बहुत खून बह रहा था।
पसोग्लाव ने अपने दाहिने हाथ से बलपूर्वक उसके मुड़े हुए हाथ को सीधा किया। फिर उसने अपनी काली जादुई शक्ति का प्रयोग करके खून बहना रोका। विलियम जानता था कि जंगल के शासक ने उसकी टूटी हुई बांह पर केवल आपातकालीन प्राथमिक उपचार किया था। काला जादू प्रकाश और जीवन जादू से अलग था, जिनमें चोटों को ठीक करने की शक्ति होती है। दूसरी ओर काला जादू दुश्मन पर श्राप और काली ऊर्जा डालने में माहिर था। बेशक जादू के अन्य रूपों की तरह इसका उपयोग चोटों को और बिगड़ने से रोकने के लिए अस्थायी उपाय के रूप में भी किया जा सकता था। बधाई हो, तुमने मुझे क्रोधित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। पसोग्लाव दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरे जंगल में कंपन फैल गया। आत्मा जंतु और पक्षी विपरीत दिशा में भागने लगे ताकि वे पसोग्लाव के पूर्ण शक्ति से किए गए जवाबी हमले के परिणामों में शामिल न हो सके। स्वागत है, विलियम ने चिढ़ाते हुए कहा। चिंता मत करो महाराज, यह आपकी पहली और आखिरी चोट नहीं होगी। अगर आप लड़ाई चाहते हैं तो आपको लड़ाई मिलेगी। मी एला ने चुनौती भरे अंदाज में सिर उठाते हुए मिमियाई। तुम कितने भोले भाले चरवाहे हो, पसोग्लाव ने ताना मारा। मैं तुम्हें काले जादू की असली शक्ति सिखाऊंगा। विलियम ये कहना चाहता था कि सोग्लाव को उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। उसके गुरु सेलीन ने उसे रोजाना श्राप और अंधकार में धुएं से प्रताड़ित करते हुए बहुत कुछ सिखा दिया था। बेशक उसका ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था। जीवन मरण की लड़ाई में अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल जीत का रुख बदल सकता है। पसोग्लाव ने अपना प्रमुख दाहिना हाथ उठाया और विलियम और एला की ओर अंधेरी किरणों की बौछार कर दी। अंगोरियन बकरी फुर्ती से एक तरफ हट गई और दूरी कम करने के लिए पसोग्लाव की ओर दौड़ने लगी। उस भीषण संघर्ष के बाद सोग्लाव ने युद्ध आइबेक्स को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आइबेक्स ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पेड़ों की शाखाओं पर छलांग लगाए और युवा चरवाहे और उसकी बकरी पर काले ओप फेंके। विलियम और एला राक्षसी प्राणी के दूर से किए गए हमले से बचने के लिए मैदान में इधर उधर भागने लगे। काश मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता, विलियम ने सोग्लाव के ऊर्जा गोलों से बचने के लिए अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए सोचा। अगर मैं उनका इस्तेमाल कर पाता तो मैं बर्फ की दीवारें खड़ी कर देता और लगातार वार करता रहता। डॉपेलगैंगर। पसोग्लाव ने अपनी विशेष चाल का प्रयोग किया और अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक हाथ खो देने के कारण वह विलियम और एला पर प्रभावी ढंग से काले जादू की बौछार करने में असमर्थ था। इस कमजोरी को दूर करने के लिए उसे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही उन पर बरसने वाली काली जादू की शक्ति दोगुनी हो गई, विलियम ने फैसला किया कि खुले मैदान में रहना उनके लिए हानिकारक होगा। माँ जंगल की ओर। मीह एला ने अपनी चपलता का इस्तेमाल करते हुए पेड़ों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके सोग्लाव के हमले को रोका। ये चाल काफी प्रभावी रही क्योंकि सोग्लाव को अपना हमला रोकना पड़ा और उनके पीछे भागना पड़ा। अन्य बच्चों पर नजर रख रहे परीक्षकों का ध्यान जंगल के अंदर हो रहे तीव्र उतार चढ़ाव की ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने भी जांच शुरू कर दी। अधिकांश बच्चे अपने गंतव्य तक पहुंच चुके थे। चैंडलर भी उनमें से एक था और वह इस बात के लिए बहुत आभारी था कि वह उस राक्षसी जानवर के पीछा करने से बच निकला। इसी बीच जिसने बच्चों को भागने में मदद की थी, वह जंगल के शासकों में से एक के साथ भीषण लड़ाई लड़ रहा था। पसोग्लाव जंगल से भली भांति परिचित था और उसने इसका भरपूर फायदा उठाया। राक्षसी प्राणी और उसका हमशक्ल पीछे हटती हुई बकरी के चारों ओर घेरा बनाकर उस पर दोतरफा हमला करने की योजना बना रहे थे। विलियम और एला ने बार बार दूर लहराते झंडे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन क्रोधित सोग्लाव ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। हर बार जब एला आगे बढ़ने का प्रयास करती तो उसका हमशक्ल और सोग्लाव उन पर शक्तिशाली काले जादू के हमले कर देते। इससे एला को अपने प्रयास रोकने पड़े क्योंकि वह ऊपर पेड़ों से आ रहे हर हमले से बचने के लिए बेताब होकर इधर उधर भाग रही थी। विलियम जानता था कि स्थिति नाजुक है, इसलिए उसने युद्ध में अपने तुरुप के पत्तों में से एक का उपयोग करने का फैसला किया। सिस्टम, मेरी सब क्लास को कैवेलियर में बदल दो। उपवर्गों का स्थानांतरण पूर्ण हुआ। मेजबान, आपकी किस्मत आपके साथ हो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। धन्यवाद, लेकिन मुझे आपसे एक और मदद चाहिए। सिस्टम, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप। विलियम ने एला से मुड़ने का आग्रह किया क्योंकि वह अपनी दाहिनी ओर चलाई गई एक दर्जन काली गोलियों से बचने की कोशिश कर रही थी। मम्मी, रैम्पेज का फिर से इस्तेमाल करो, विलियम ने आदेश दिया। मीह योजक चिन्ह। रैम्पेज 10/10 100 माना पॉइंट्स। अपनी सारी क्षमता को उजागर करें और पूरी तरह से उत्पात मचाएं। यह उपयोगकर्ता के सीन का आकार दोगुना कर देता है, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पहुंचाया गया नुकसान शक्ति स्टेट के 15 गुना के बराबर है।
पैक्ट श्रेणी में आने वाले प्राणियों के विरुद्ध दोगुना नुकसान पहुंचाता है। इससे दुश्मन को रक्तस्राव की स्थिति में लाने की उच्च संभावना है। दुश्मन को पनगु बनाने का मौका है। योजक चिन्ह। एला के सींगों का आकार दोगुना हो गया, जिसे देखकर सोगलाव लगभग कांप उठा। उसे अभी भी याद था कि वॉर आइबेक्स के पूरे बल के हमले के बाद वह मौत के कितने करीब आ गया था। ड्यूएल एक्स। विलियम चिल्लाया और एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई। पेड़ की चोटी पर खड़े पसोगलाव ने महसूस किया कि उसका शरीर अनजाने में हिल रहा है। उसे यह समझने में बस एक पल लगा कि लड़के ने किसी शक्तिशाली ताना मारने की कला का इस्तेमाल करके उसे जबरदस्ती आमने सामने की लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया है। धिक्कार है, सोगलाव ने जोर से शाप दिया, क्योंकि उसने अपने काले जादू से एक विकृत तलवार का निर्माण किया। विलियम की ड्यूएल एक्स स्किल कैवेलियर जॉब क्लास की एक खास विशेषता थी। विलियम द्वारा अपने आसपास 50 मीटर के दायरे में किसी लक्ष्य को पहचानने के बाद उस लक्ष्य को उससे एक वार करना ही पड़ता था। एक वार होते ही द्वंद्वयुद्ध का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता था। विलियम इस कौशल का उपयोग दिन में 3 बार कर सकता था, और इस कौशल की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसे सक्रिय करने के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। पसोगलाव का असली शरीर ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि उसका हमशक्ल हूबहू उसी की प्रतिकृति था। हालांकि विलियम के पास एक ऐसी प्रणाली थी जो दोनों में से असली की पहचान कर सकती थी। इसकी मदद से लाल बालों वाला लड़का पसोगलाव को द्वंद्वयुद्ध की सीमा के भीतर रहते हुए उससे लड़ने के लिए मजबूर कर सकता था। जंगल के अंदर एक जोरदार धमाके के बाद एक तीव्र ध्वनि तरंग उत्पन्न हुई। कुहा। पसोगलाव ने मुंह भरकर खून उगला और एक काले कोड़े का इस्तेमाल करते हुए पेड़ की शाखा को पकड़कर खुद को ऊपर खींच लिया। शुद्ध अंधकार ऊर्जा से बनी दुष्ट तलवार के प्रहार से विलियम और एला पीछे की ओर धकेल दिए गए। हालांकि दोनों को कोई खास चोट नहीं आई, क्योंकि एला के सींगों ने वार का सबसे अधिक प्रभाव झेला। काली तलवार टकराते ही चकनाचूर हो गई थी, लेकिन वह एला के सींगों को घातक प्रहार करने से रोकने में कामयाब रही। इसके बावजूद एला उस राक्षसी प्राणी के कंधे में छेद करने में कामयाब रही, क्योंकि विलियम के जबरन द्वंद्वयुद्ध से वह पूरी तरह से अचंभित रह गया था। विलियम ने अपना धनुष निकाला और उस राक्षसी प्राणी पर कई तीर चलाए, जो उनके बीच हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया था। तुम्हें श्राप मिले, हे मानव बालक, पसोगलाव क्रोध में चिल्लाया। मैं तुझे मार डालूंगा और तेरा मांस खा जाऊंगा। मैं तेरा खून पीऊंगा और तेरी खोपड़ी को अपना निजी शराब का प्याला बना लूंगा। विलियम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह ड्यूल एक्स के कूलडाउन के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। हालांकि इसके लिए किसी माना की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह इसे हर 5 मिनट में केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था। घटनास्थल पर पहुंचे जांचकर्ता अपनी आंखों के सामने हुई घटना को देखकर स्तब्ध रह गए। ग्रांट, एंडी और लैला के अलावा 9 अन्य जांचकर्ता भी बच्चों पर कड़ी नजर रख रहे थे। सभी बच्चे झंडे तक सफलतापूर्वक पहुंच गए थे, सिवाय एक के, और वह एक बच्चा कोई और नहीं बल्कि विलियम था। पसोगलाव के हमशक्ल ने छुपकर हमला किया और काले जादू से बनी एक जादुई तलवार से विलियम पर वार किया। विलियम हमले को रोकने ही वाला था कि उसे अपने ऊपर किसी और के घातक इरादे का आभास हुआ। उन 2 राक्षसी प्राणियों ने आमने सामने की लड़ाई लड़ने का फैसला किया था। उनके सटीक समय पर किए गए हमले ने एला और विलियम के लिए उनसे बचना मुश्किल कर दिया था। विलियम दहाड़ा और बगल में झुकते हुए ऊपर से आ रहे हमले को रोकने के लिए अपनी लाठी का इस्तेमाल किया। पैरी स्किल के अहम मौके पर सक्रिय होने के कारण पसोगलाव की बेस्टेड स्वॉर्ड पूरी तरह से रुक गई। हालांकि डोपेलगेंगर का हमला विलियम के शरीर के किनारे को छूकर निकल गया। एला ने तुरंत मेगा किक का इस्तेमाल करते हुए अपने पीछे मौजूद दुश्मन को नष्ट कर दिया, लेकिन दुश्मन ने अपनी तलवार से उसे रोक लिया। फिर भी एला की किक इतनी शक्तिशाली थी कि उसका हमशक्ल पेड़ों की ओर जा गिरा। एला ने अपने बच्चे को और हमलों से बचाने के लिए तुरंत ही एक और काले कोड़े का इस्तेमाल करते हुए एला के घातक सींगों से खुद को बचाया। विलियम के कपड़ों का किनारा खून से लथपथ हो चुका था, क्योंकि उसके घाव से खून बह रहा था। हालांकि तलवार ने उसे सिर्फ छूकर ही घायल किया था, फिर भी उसने उसके शरीर के किनारे पर 1 सेंटीमीटर गहरा घाव छोड़ दिया था। अध्याय 126 विलियम बनाम सोगलाव भाग 3। चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हूँ, विलियम ने दांत पीसते हुए कहा और घाव पर दबाव डालने के लिए अपना हाथ बगल में दबाया। वह अपने घाव को भरने के लिए अपनी अंगूठी से औषधि निकालने ही वाला था कि उसे अपने बाएं और दाएं दोनों ओर से जानलेवा आवेग का एक और झटका महसूस हुआ। स्पष्टतः सोगलाव मनुष्यों से लड़ने में माहिर था। वह जानता था कि मनुष्य अक्सर अपने साथ उपचार की दवाइयां रखते हैं। उस राक्षसी प्राणी का विलियम को अपना घाव ठीक करने देने का कोई इरादा नहीं था और उसने अपना हमला जारी रखा।
एला गुस्से से चिल्लाए और अपने सामने खड़े राक्षसी जीव पर झपटी। विलियम ने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी को मजबूती से थामे रखा और अपने घाव पर दबाव बनाए रखा। इस समय वह अपना ध्यान भटकने नहीं दे सकता था। एक गलती और उनका खेल खत्म हो जाता। कैवेलियर जॉब क्लास के मनुष्य और पशु का मिलन कौशल ने विलियम को एला की पीठ पर बिना लगाम का इस्तेमाल किए या उसके शरीर को पकड़े हुए भी बैठे रहने की अनुमति दी। इससे उसे एला की पीठ पर सवार रहते हुए लड़ाई के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता मिली। एला ने अपने हमशक्ल से भिड़कर उसे हवा में उछाल दिया। वहीं दूसरी ओर सोगलाव ने एक अंधकार की चाबुक से विलियम के शरीर को जकड़ लिया। फिर उसने विलियम को एला की पीठ से नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन कैवेलियर क्लास के कौशल ने उस राक्षसी प्राणी को उसे नीचे उतारने से रोक दिया। ये शक्ति तभी टूटती थी जब सवार या उसका घोड़ा मर जाता था। जब तक दोनों जीवित थे उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। जब उसकी योजना विफल हो गई तो उस राक्षसी प्राणी ने एक पेड़ पर छलांग लगाए और पेड़ की एक शाखा का उपयोग करके विलियम के शरीर को जबरदस्ती ऊपर उठा लिया। अपने बच्चे को दर्द से रोते हुए सुनकर एला ने अपना मुंह खोला और अपनी एकमात्र दूर से हमला करने की क्षमता परोपकारी विस्फोट का इस्तेमाल किया। योजक चिन्ह। परोपकारी विस्फोट दुश्मन की ओर ऊर्जा का एक केंद्रित गोला दागता है। पहुंचाया गया नुकसान बुद्धिमत्ता के 3 गुना के बराबर है। यह मरे हुए प्राणियों, प्रेतों और अंधेरे प्रकार के प्राणियों के खिलाफ 2 गुना नुकसान पहुंचाता है। बास्केटबॉल के आकार की ऊर्जा गेंद ने पेड़ की शाखा और विलियम के शरीर को बांधने वाले काले चाबुक को नष्ट कर दिया। एला ने 2 और गोलियां चलाईं। पहली गोली से पेड़ नष्ट हो गया, जबकि दूसरी गोली सीधे पसोगलाव की छाती में लगी, जिससे वह दर्द से कराहते हुए कई पेड़ों की ओर जा गिरा। पीड़ा से मुक्त होने के बाद विलियम ने मुंह भरकर खून थूका। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में असहनीय दर्द किसी भी सामान्य 14 वर्षीय लड़के को घुटनों पर ला देता, लेकिन विलियम कोई साधारण लड़का नहीं था। उसने दांत पीसते हुए एला को आगे बढ़ने का आदेश दिया। एला ने अपना वाइल्ड चार्ज शुरू किया क्योंकि उसने उस प्राणी को मारने की कोशिश की जिसने विलियम को चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी। हालांकि सोगलाव और उसके हमशक्ल के मन में पहले से ही एक योजना थी। दोनों राक्षसी प्राणियों ने अपने माथे पर स्थित एक आंख से लाल प्रकाश की किरणें निकाली, जबकि उनके हाथों ने 2 शून्य तीर उत्पन्न किए। प्रकाश की पहली किरण एला पर पड़ी जिससे उसने अपना हमला रोक दिया। दूसरी किरण विलियम की पीठ पर पड़ी जिससे लड़के का शरीर आगे की ओर झुक गया। में कंफ्यूज रेज के अपने लक्ष्य पर लगते ही जंगल में पागलपन की 2 चीखें गूंज उठीं। विलियम और एला अपने दुश्मन के श्राप के कारण बेकाबू हो गए। दोनों शून्य तीर भी अपने निर्धारित लक्ष्यों पर जा लगे। विलियम की आंख से काला धुआं निकलने लगा और उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। दूसरी ओर एला अंधापन के जादू का विरोध करने में सक्षम थी, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदला कि वह अभी भी उन्मादी अवस्था में थी। उन्माद के प्रभाव में आकर एला ने विलियम को अपनी पीठ से उतारने का प्रयास किया। दूसरी ओर लड़का उसकी पीठ पर खतरनाक तरीके से आगे पीछे झूल रहा था, लेकिन मनुष्य और पशु का मिलन नामक कौशल ने उसे गिरने से बचा लिया। गुस्से से दहाड़ते हुए पसोगलाव ने विलियम को जान से मारने के लिए आगे छलांग लगाई। उसकी निगाहें विलियम की गर्दन पर टिकी हुई थीं और उसने अपनी तलवार हवा में ऊंची उठा ली। एंडी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और लड़के की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि हवा के एक झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया क्योंकि एक पंखों वाले शेर ने उसका रास्ता रोक दिया था। मनुष्य, हमारे बीच एक समझौता हुआ है, पंखों वाले शेर ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। क्या तुम इसे तोड़ने की योजना बना रहे हो? तेरी माँ की ऐसी तैसी, एंडी ने जोर से गाली दी। पंखों वाले शेर ने उसे अनदेखा किया और ग्रांट की ओर देखा। चूंकि वह परीक्षकों का नेता था, इसलिए पंखों वाले शेर ने उसे अपना काम ठीक से करो वरना वाली घूरती निगाहों से देखा। समझौते को तोड़ने से रोकने के लिए ग्रांट के पास एंडी को बेहोश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों पक्ष मामले को और बढ़ाना नहीं चाहते थे और दोनों के बीच अंतिम टकराव के समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। जब पसोगलाव विलियम से मात्र 10 मीटर दूर था, तभी एला के सींग अचानक 2 गुने बड़े हो गए। युद्ध करने वाली आइबेक्स ने अपनी लाल आंखों से उस राक्षसी प्राणी को घूरते हुए एक जोरदार युद्ध दंड की गर्जना की और आगे बढ़ गई। धिक्कार है। पसोगलाव भागने के लिए अपने अंधकार के कोड़े का इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी दृढ़ संकल्प से भरी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। ड्यूएल एक्स। विलियम, जिस पर बरसेर्क और ब्लाइंड स्पेल का प्रभाव होना चाहिए था, ने उपहास व्यक्त किया। एक काली जादूगरनी के शिष्य के रूप में अगर वह खुद को श्रापों से प्रभावित होने देता तो ये बहुत शर्मनाक होता। हाँ, जादू का असर तो हुआ ही था।
लेकिन सेलिन ने विलियम को पहले ही सिखा दिया था कि इन श्रापों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे किया जाए। यह दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर करने का एक बहुत ही कारगर तरीका था कि वे सफल हो गए हैं। जाहिर है यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन यह एक ऐसा जोखिम था जिसमें वे जीत गए थे। एला के हिंसक हो जाने के कारण उसके सभी आंकड़े 3 से गुना हो गए। यह एला के लिए वरदान साबित हुआ, जिसे विलियम के वरदान प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। एला ने बरसेर्क स्पेल के प्रभाव में रहते हुए इस अपार शक्ति का उपयोग करना सीख लिया था। उसने पहले जो कुछ भी किया था वह महज एक दिखावा था। अब सोगलाव का सामना एला के प्रचंड हमले से हो रहा था। यह उसकी सबसे शक्तिशाली क्षमता थी, जो एक ही वार में उसकी पूरी शक्ति को उजागर कर देती थी। अब वही पूर्ण शक्ति वाला हमला 3 गुना बढ़ गया था। यह उस राक्षसी प्राणी को परलोक भेजने के लिए काफी था। मर जा, विलियम दहाड़ा और अपने पीछे से आवारा के हमले को रोकने के लिए उसने अपनी लाठी उठाई। एला के सींग सोगलाव की छाती को भेद कर उसकी जान लेने ही वाले थे कि तभी एक जबरदस्त शक्ति ने सोगलाव को पकड़ लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर एक विशाल हाथ ने एला को दबा दिया, उसे रोके रखा, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के लिए कोई हरकत नहीं की। सामने खड़े उस भयानक जीव को देखकर विलियम की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वह एक विशालकाय बंदर जैसा लग रहा था, जिसके सिर पर 2 उभरे हुए सींग थे। उसकी एक पूंछ भी थी, लेकिन वह एक सांप जैसी थी जो विलियम को ऐसे घूर रही थी मानो उसे काट खाना चाहती हो। इसका मतलब क्या है? आसमान से नीचे गिरते हुए ग्रैंट दहाड़ा। मुझे लगा था कि हमारा समझौता हुआ था। उस प्राणी ने उपहास उड़ाया और एला के सींगों से अपना हाथ हटा लिया। विलियम ने अपनी लार नीली और अपने आकलन कौशल का उपयोग करते हुए अपने सामने मौजूद इस प्राणी की पहचान करने की कोशिश की। योजक चिन्ह, शैतानी नरक वानर, पाताल लोक का प्राणी, खतरे का स्तर SS उच्च, मिलेनियल बीस्ट, झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। ये प्राणी पाताल लोक से पैदा हुआ था और निरंतर युद्धों के माध्यम से इस पद तक पहुंचा है। किंवदंती के अनुसार डायबोलिकल हिल एप एक ऐसा प्राणी था जो एक ही मुक्के से पहाड़ों को चूर चूर कर सकता था। इसकी ताकत इसके समकक्ष ओरुब्रो गोल्डन एप से कहीं अधिक थी। इन दोनों में एक और बड़ा अंतर ये था कि डायबोलिकल हिल एप आक्रमण पर ध्यान केंद्रित करता था, जबकि ओरुब्रो एक सर्वांगीण प्राणी था। इसके सिर पर मौजूद सींग नरक की आग उत्पन्न करने में सक्षम है, जिसका उपयोग यह अपने शरीर को लपटों से ढकने के लिए कर सकता है, जिससे यह आमने सामने की लड़ाई में एक बहुत ही कठिन प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। इसकी पूंछ, जिसे नरक का सर्प उपनाम मिला है, आग के गोले और विष के छिड़काव कर सकती है, जो एक ही प्रहार में स्तर 1 के प्राणी को जलाकर राख करने में सक्षम है। इस जीव की कोई ज्ञात कमजोरी नहीं है। योजक चिन्ह, जैसे ही विलियम की निगाहें उस पर पड़ी, उस शैतानी नरक ने लड़के की ओर एक नजर डाली, जिससे विलियम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक उठीं, जो केवल एक क्षण के लिए ही रहीं। विलियम बेहोश होते होते लड़खड़ाने लगा। एला भी उस शैतानी बंदर की आंखों के प्रभाव में आ गई थी और गिरने ही वाली थी कि उस विशालकाय के हाथ ने उसे पूरी तरह गिरने से रोक लिया। ग्रांट दौड़कर उस लड़के को पकड़ने के लिए भागा, जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले आइबेक्स की पीठ पर सवार था, ताकि गिरने पर वह अपने ही जानवर के नीचे दबकर मर न जाए। हैरानी की बात यह है कि विलियम और एला दोनों के बेहोश हो जाने के बाद मनुष्य और पशु का मिलन नामक कौशल का प्रभाव भी समाप्त हो गया। मुझे स्पष्टीकरण चाहिए, ग्रांट ने बेहोश विलियम को लैला को सौंपते हुए कहा। तुमने दखल क्यों दिया? बंदर ने एला के शरीर को धीरे से सहारा दिया और उसे जंगल की जमीन पर एक तरफ लिटा दिया। उसने विलियम को तिरछी नजर से देखा और फिर परीक्षकों के नेता की ओर देखा। चूंकि हमने सबसे पहले समझौता तोड़ा है, इसलिए मैं खुद लड़के को मुआवजा दूंगा, शैतानी नरक ने टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसका जवाब सभी को सुनाई दे, चाहे इंसान हो या जानवर। वह जंगल का सच्चा सम्राट था और सभी शासक उसके अधीन थे। वह उनमें से किसी को भी मरने नहीं देता था। संरक्षक के रूप में यही उसका कर्तव्य था। यहाँ तक कि राज अकादमी के प्रधानाध्यापक के पास भी बड़े पैमाने पर शत्रुता को रोकने के लिए उसे सम्मान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह मामला यहीं समाप्त होता है। शैतानी नरक ने इशारा किया और जंगल के अन्य शासक अपने अपने क्षेत्रों में लौट गए। फिर उसने गंभीर रूप से घायल सोगलाव को उठाया और जंगल की गहराई में चला गया। ग्रैंट वहीं खड़ा रहा और जंगल के सम्राट को जाते हुए देखकर अपने दांत पीसने लगा। वह अपनी झुंझलाहट दूर करने के लिए थोड़ी देर तक उसे ताने मारना चाहता था, लेकिन उस प्राणी ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हम क्या करें? लैला ने पूछा।
तीसरा मुकदमा शुरू होने वाला है, लेकिन मुझे संदेह है कि यह लड़का उसमें भाग लेने की स्थिति में होगा। ग्रैंट ने आदेश देने से पहले कुछ देर सोचा। अन्य परीक्षकों अपने अपने कर्तव्यों पर लौटे और तीसरा परीक्षण करें, ग्रैंट ने आदेश दिया। इस लड़के के भाग्य का फैसला रॉयल अकादमी के डीन पर छोड़ दिया जाएगा। अध्याय 127, क्या मैं असफल रहा? ग्रैंट और अन्य परीक्षकों को यह नहीं पता था कि डीन के कार्यालय के अंदर दो व्यक्ति अगल बगल बैठे थे और अपने सामने रखे एक देखने वाले क्रिस्टल को देख रहे थे। उन दोनों ने विलियम और सोगलाव के बीच युद्ध देखा था। हालांकि उनके स्तर के लोगों के लिए इस युद्ध का कोई खास महत्व नहीं था, फिर भी वे इसके अंत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। तो प्रधानाध्यापक महोदय, आपका क्या विचार है? मुझे लगता है कि रॉयल अकादमी के लिए इतने प्रतिभाशाली लड़के को नजरअंदाज करना शर्मनाक होगा। ऐसा रोज रोज नहीं होता कि 14 साल का कोई लड़का जंगल के शासकों में से एक के सामने डटकर खड़ा रह सके और अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा बचे। साधारण कपड़े पहने वह आदमी अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। मेरे लिए उस पर नजर रखना ठीक है। जैसा आप चाहें, महाराज। डीन ने सहमति में संक्षेप में सिर हिलाया। उस आदमी के कमरे से निकलते ही अचानक कहीं से 1 दर्जन गार्ड प्रकट हुए और दोनों ओर से उस आदमी को घेर लिया। वह आदमी चलता रहा और उसे एस्ट के कुछ साल पहले कहे गए शब्द याद आते रहे। पिताजी, अगर मुझे मंदिर की यात्रा के दौरान मिले एक लड़के की मदद न मिलती तो मैं परीक्षा में असफल हो जाता, एस्ट ने कोमल मुस्कान के साथ कहा। उसका नाम विलियम है, विलियम वॉन आइनसेवर्थ। एस्ट की व्याख्या सुनते हुए उस व्यक्ति ने पूछा, वह किस तरह का लड़का है? आत्ममुग्ध लेकिन दयालु, एस्ट ने उत्तर दिया। एक बेहद रहस्यमय लड़का जिसने मेरी जान 2 बार बचाई। एक बार पहाड़ी ट्रोल से, दूसरी बार साइक्लोप्स से। उसके बलिदान के बिना हमें लेडी एस्ट्रेड का आशीर्वाद नहीं मिलता। लगता है वो लड़का दिलचस्प है। आदमी हंस पड़ा। जब उससे मिलूंगा तो उचित इनाम सोच लूंगा। अभी के लिए उससे संपर्क बनाए रखना, समझे? जी पिताजी। हम योजक चिन्ह। वह व्यक्ति अपने पद के लोगों के लिए बने गुप्त मार्ग से अकादमी से बाहर निकल गया। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जो बटलर के कपड़े पहने हुए था, अपने मालिक के गलियारे से बाहर निकलते ही झुककर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। इसके बाद बटलर उस व्यक्ति को एक साधारण गाड़ी की ओर ले गया। उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि बटलर पहले ही समझ चुका था कि वह व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है। जैसे ही वह व्यक्ति गाड़ी में चढ़ा, उसके साथ आए पहरेदार तितर बितर हो गए। वे वहां से नहीं गए, बल्कि वे छुपकर उस आदमी की रक्षा करते रहे। जब वह व्यक्ति गाड़ी की खिड़की से सिर टिकाकर बैठा तो उसे विलियम का अटूट दृढ़ संकल्प याद आया। उसने ये भी देखा कि कैसे उस लड़के ने अपनी गोपनीयता बनाए रखते हुए अन्य बच्चों को दूसरी परीक्षा पास करने में मदद की थी। बस इसी बात से उस आदमी को समझ आ गया कि विलियम किसी भी तरह की प्रशंसा या पहचान पाने की चाहत नहीं रखता था। उसने बस वही किया जो वह करना चाहता था और फिर चला गया, मानो वह कोई राहगीर हो। गाड़ी के बाहर के नज़ारे को देखते हुए उस आदमी ने मन ही मन सोचा, कितना दिलचस्प आदमी है। आपने किसी काबिल आदमी से मुलाकात की है, महोदय? योजक चिन्ह। जब विलियम ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अपरिचित जगह पर पाया। वह अब जंगल के अंदर नहीं था, बल्कि गुलाबों की खुशबू से महकते एक कमरे में आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका हाथ अनजाने में उसकी कमर की ओर चला गया, जहां उसे सोगलाव से चोट लगी थी। उसे उस जगह पर अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जिसका मतलब था कि उसका घाव भर चुका था। विलियम ने बिस्तर से उठते हुए राहत की सांस ली। खिड़की के बाहर आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था, जो इस बात का संकेत था कि रात हो चुकी है। मुकदमे के दौरान क्या हुआ? क्या मैं असफल हो गया? विलियम ने भौहें चढ़ाई क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था कि शैतानी नरकैप को घूरने के बाद क्या हुआ। तभी विलियम को कुछ याद आया, कुछ बहुत महत्वपूर्ण। अरे, माँ कहाँ है? विलियम ने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन उसे अपनी प्यारी माँ कहीं नहीं दिखी। वह उठकर दरवाजे की ओर जाने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप खुल गया। आखिरकार तुम जाग गए, एस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगा था कि तुम कुछ दिनों तक बेहोश रहोगे। लगता है रॉयल एकेडमी के वैद्य वाकई काबिल हैं। एस्ट, मामा एला कहाँ है? विलियम ने अपने सामने खड़े उस परिचित लड़के को घूर कर देखा। अकादमी उसे कहाँ ले गई? आराम करो, एस्ट ने अपने बिस्तर की ओर बढ़ते हुए जवाब दिया। एला 2 घंटे पहले जाग गई थी। इयान अकादमी के अस्तबल में उसकी देखभाल कर रहा है। वह अपनी चोटों से उबर चुकी है और उसके हाव भाव से मुझे यही लगा कि वह तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थी। एस्ट उस लाल बालों वाले लड़के को घूर रहा था जो मानो शांत हो चुका था।
उसे बहुत ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि उसने वहां आने का कारण पूछने के बजाय सबसे पहले अपनी बकरी माँ के बारे में पूछा। ये सुनकर अच्छा लगा, कृपया मुझे उसके पास ले चलो, विलियम ने विनती की। अगर माँ मुझे जल्द से जल्द नहीं देखेगी तो वह चिंतित रहेगी। क्या एला चिंतित महसूस कर रही है या आप चिंतित महसूस कर रहे हैं? मुझे घबराहट हो रही है। हाँ हाँ, एस्ट ने आह भरी। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अस्तबल ले चलता हूँ। धन्यवाद एस्ट, विलियम मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि एस्ट का दिल जोर से धड़कने लगा। शर्मिंदगी छिपाने के लिए वह पीछे मुड़े बिना सीधे दरवाजे की ओर चल पड़ा। विलियम भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों एक विशाल गलियारे में बिना एक शब्द बोले चलते रहे। 10 मिनट बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। विलियम को तुरंत अपनी मां की उपस्थिति का आभास हो गया और मां ने भी उसे महसूस कर लिया। एला जहां लेटी थी वहां से झट से उठी और विलियम की ओर दौड़ पड़ी। विलियम हंसते हुए बाहें फैलाकर दौड़ पड़ा। लाल बालों वाले लड़के ने एला की गर्दन में बाहें डालकर उसके चेहरे पर चुंबन किया। एला ने भी अपने बच्चे के चेहरे को चाटकर उसके स्नेह का जवाब दिया। एस्ट, इयान और इसहाक इस भावुक मिलन को अपने चेहरों पर मुस्कान लिए देख रहे थे। तीनों जानते थे कि विलियम और एला एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि विलियम और एला एक दूसरे की कितनी परवाह करते थे। 5 मिनट बीत चुके थे और दोनों अब भी एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। विलियम का ध्यान आकर्षित करने के लिए एस्ट के पास गला साफ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम इतने बेफिक्र दिखते हो, फिर भी तुम्हें यह नहीं पता कि तुम दाखिले की परीक्षा में फेल हुए हो या नहीं, एस्ट ने चिढ़ाते हुए कहा। विलियम ने एस्ट की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या मैं असफल हो गया? आप क्या सोचते हैं? एस्ट ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मुझे लगता है कि अगर मैं कृपया कहूं तो आप मुझे जवाब देंगे। विलियम शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाने लगा। अच्छा, बधाई हो, तुम फेल नहीं हुए, एस्ट ने जवाब दिया। हालांकि विलियम के राहत महसूस करने से पहले ही एस्ट ने एक और वाक्य जोड़ दिया। लेकिन तुम पास भी नहीं हुए। क्या? विलियम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं फेल तो नहीं हुआ, लेकिन पास भी नहीं हुआ? एस्ट ने विलियम को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। हालांकि उसने परीक्षकों में से एक से घटना के बारे में संक्षेप में सुना था, फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विलियम काले जादू में माहिर जंगल के शासक का डटकर मुकाबला कर सकता है। आपका मामला थोड़ा खास है, इसलिए अकादमी ने आपको प्रवेश परीक्षा पास करने का एक आखिरी मौका देने का फैसला किया है, एस्ट ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। आखिरकार, अगर आप यूं ही परीक्षा पास कर लेते हैं तो बाकी परीक्षार्थी सोच सकते हैं कि अकादमी पक्षपात कर रही है। हाँ, मुझे लगता है आपकी बात सही है। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। तो क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है कि मैं किस तरह की परीक्षा में भाग लूंगा? माफ कीजिए, लेकिन मुझे नहीं पता, एस्ट ने जवाब दिया। सुबह होते ही आपको पता चल जाएगा। मैंने मुख्य परीक्षक को पहले ही सूचित कर दिया है कि आप जाग गए हैं। वही आपके मुकदमे की सुनवाई करेंगे। विलियम ने अपनी मां की गर्दन सहलाते हुए गुनगुनाया। क्या आपको कल होने वाली परीक्षा की चिंता है? सच में नहीं, तुम काफी आत्मविश्वासी हो, इयान ने नाक सिकोड़ी। तुम्हें लगता है कि रॉयल अकादमी की परीक्षा पास करना आसान है? विलियम ने इयान को तिरछी नजर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अकेले तो मुझे आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन मेरी मां मेरे साथ है तो सब ठीक हो जाएगा। नोट: जो लोग जापानी नहीं जानते उनके लिए बता दे कि विलियम ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। दाइजोबु, इयान ने पूछा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारे जैसे नाक बहने वाले डरपोक को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, विलियम ने ताना मारा। शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। विलियम की उम्मीदों के विपरीत इयान क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय उसने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, जिससे विलियम को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अरे, मैं बताना भूल गया, कल की परीक्षा में तुम पास होगे या नहीं, इसका फैसला इयान ही करेगा। एस्ट मुस्कुराया। क्या, ये खूबसूरत लड़का जो मेरी खूबसूरती के करीब पहुंच रहा है, कल जज बनेगा? इयान की तारीफ करते करते विलियम की जबान अटक गई। ऐसा सज्जन जो तलवार और कलम दोनों में माहिर है, वाकई जज बनने के लिए उपयुक्त है। मैं अभी से कल्पना कर सकता हूं कि अकादमी की सभी लड़कियां उसके क्लासरूम में जाते ही उसका नाम चिल्लाएंगी। इयान की प्रशंसा में गाए गए हर शब्द के साथ विलियम के जिगर में खुजली होने लगी। तीनों लड़के विलियम को देखकर मजे ले रहे थे क्योंकि वह अपने कट्टर दुश्मन की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था। कल मिलते हैं, इयान ने अस्तबल से निकलते हुए आंख मारी। वह अपने सीने में उमड़ रही हंसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था।
विलियम की प्रतिक्रिया अनमोल थी। अच्छा नहीं हुआ, कल जब उससे पता चलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया देखने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। इयान हंसते हुए अच्छे मूड में अपने कमरे की ओर चल पड़ा। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि सुबह होने पर विलियम का चेहरा कैसा होगा। अध्याय 128। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे खाने में बहुत आलस आ रहा है। मुझे खिलाओ। जी सर, मेरे कंधे अकड़े हुए लग रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कंधे की मालिश करने में बहुत अच्छा हूँ। नाश्ता करने के बाद विलियम ने इयान के कंधे की मालिश की। इयान के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, जबकि एस्ट को ईर्ष्या हो रही थी। इसहाक अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। साफ था कि उसका जुड़वा भाई विलियम की मौजूदा स्थिति का फायदा उठा रहा था। कैसा है? विलियम ने ताजगी भरी मुस्कान के साथ पूछा। बुरा नहीं, इयान ने जवाब दिया। तुम काफी कुशल हो। तुमने मालिश करना कैसे सीखा? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी मालकिन सोने से पहले मुझसे समय समय पर मालिश करने के लिए कहती थी, विलियम ने जवाब दिया। कम से कम महीने में एक बार वह मुझसे पूरे शरीर की मालिश करने के लिए भी कहती थी। इयान ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। पूरे शरीर की मालिश? हाँ, कपड़े पहने हुए। क्या तुम बेवकूफ हो एम? विलियम ने इयान को बेवकूफ कहने से खुद को रोकने के लिए जोर से खांसा। सर के सवाल का जवाब बिल्कुल बिना कपड़ों के। अगर कोई कपड़े पहने हुए हो तो उसे पूरे शरीर की मालिश देना बहुत मुश्किल होगा। एस्ट और इयान ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर विलियम को घूरने लगे। उसे पूरे शरीर की मालिश देने की क्या जरूरत है? इयान ने सवाल किया। क्या उसे कंधे की मालिश देना ही काफी नहीं है? एस्ट भी पूछताछ में शामिल हो गया और उसने भी कुछ सवाल पूछे। क्या उसने गुलामों वाला पट्टा इस्तेमाल करके तुम्हें मालिश करने के लिए मजबूर किया? उनकी तीखी निगाहें विलियम पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई सुअर हो जिसे सही जवाब न देने पर मार डाला जाएगा। मैं उससे पूरे शरीर की मालिश क्यों नहीं दे सकता? विलियम ने उलझन में पलटकर पूछा। वह मेरी मालकिन है, इसलिए उसे खुश रखना स्वाभाविक है। और मुझे मजबूर नहीं किया गया था। मैंने स्वेच्छा से ऐसा किया जब मैंने देखा कि वह थकी हुई लग रही थी। क्या तुम सच में बेवकूफ हो या बेवकूफी का नाटक कर रहे हो? इयान ने ताना मारा। तुम्हारे जैसा लड़का इतनी खूबसूरत औरत को इतनी आसानी से फुल बॉडी मसाज कैसे दे सकता है जैसे कुछ हुआ ही न हो? अरे, आप उसी की बात कर रहे हैं। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। सबसे पहले जब मैं मालकिन को पूरे शरीर की मालिश करता था तो वह मुझे एक खास तरह का आंखों का मास्क पहनने का आदेश देती थी। उस खास मास्क को पहने हुए मुझे किसी इंसान के शरीर की जगह सिर्फ कंकाल ही दिखाई देता था। लेकिन तुम अब भी उसके शरीर को सीधे छू रहे हो, एस्ट ने तीखी आवाज में कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक खूबसूरत औरत के शरीर को छूने पर तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं होता? अरे, इसके बारे में ये तो बहुत दुख की बात है कि मसाज करते समय वो मेरी स्पर्श इंद्रिय को छीन लेती है। विलियम ने आह भरी। हालांकि मैं उसके शरीर को सीधे छू रहा हूं, लेकिन मुझे बस इतना ही महसूस होता है कि मैं किसी धातु की सतह को छू रहा हूं। विलियम के उदास चेहरे को देखकर एस्ट और इयान को थोड़ी राहत मिली। फिर भी वे विलियम के साथ सेलिन के रिश्ते को लेकर ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। क्या आप बाद में मुझे पूरे शरीर की मालिश करेगी? इयान हकलाते हुए बोला। साथ ही साथ आप मेरे छोटे मालिक को भी पूरे शरीर की मालिश कर सकती हैं। माफ कीजिए, मुझे अपने मालिक के अलावा किसी और को बॉडी मसाज देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, विलियम ने तुरंत जवाब दिया। तस्क तस्क, विलियम का दृढ़ उत्तर सुनकर एस्ट और इयान ने अपनी जीभ चटकाए। आह महोदय, क्या अब मुकदमे की शुरुआत का समय नहीं हो गया है? विलियम ने इयान के कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए मुस्कुराया। ओह, तुम सही कह रहे हो, इयान ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। चलो प्रशिक्षण मैदान चलते हैं। प्रशिक्षक ग्रैंट शायद पहले से ही वहां मौजूद हो। विलियम खुशी खुशी इयान के पीछे पीछे ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल पड़ा। एस्ट और इसाक ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया और विलियम की प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक थे जब उसे सच्चाई पता चलेगी। योजक चिन्ह। तो आखिरकार तुम यहां आ ही गए, विलियम और उसके साथियों के प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करते ही ग्रैंट ने कहा। तुम्हारा नाम विलियम है ना? जी सर। विलियम सीधा खड़ा हो गया और अपने सामने खड़े उस प्रभावशाली व्यक्ति को देखने लगा। ग्रैंट अकेला नहीं था, उसके पीछे 11 और लोग खड़े थे। वे सभी विलियम को उत्सुकता से देख रहे थे। बहुत अच्छा, हम परीक्षा लेंगे, ग्रैंट ने विलियम को पास आने का इशारा करते हुए कहा। क्या तुम वह पत्थर का चबूतरा देख रहे हो? अपने दोनों हाथ उस गोल पत्थर पर रखो। ये तुम्हारी योग्यता मापने का एक जादुई उपकरण है। समझ गया, विलियम ने उत्तर दिया और प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा।
फिर उसने आज्ञाकारी भाव से अपने दोनों हाथ जादुई उपकरण पर रखे और उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही विलियम की जानकारी प्रशिक्षण मैदान में मौजूद सभी लोगों को दिखाई गई, हवा में जादुई शब्दों की पंक्तियां प्रकट होने लगीं। योजक चिन्ह। नाम विलियम वॉन आइनसिवर्थ। जाति आधा एल्फ। आयु 14। जादुई शक्ति कोई नहीं। आध्यात्मिक शक्ति कोई नहीं। शारीरिक क्षमता ए। मूल्यांकन का अवलोकन उत्कृष्ट शारीरिक क्षमता लेकिन कोई जादुई शक्ति नहीं। मार्शल क्लास डिवीजन के अंतर्गत रखे जाने की अनुशंसा की जाती है। योजक चिन्ह। विलियम ने ऊपर दी गई जानकारी को देखा और आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस समय उसकी जादुई शक्ति बेकार थी। जहां तक आध्यात्मिक शक्ति की बात है, उसने इसके बारे में पहली बार सुना था। मुझे बाद में सिस्टम से आध्यात्मिक शक्ति के बारे में पूछना चाहिए, विलियम ने मूल्यांकन पत्थर से अपने हाथ हटाते हुए सोचा। मुझे उम्मीद थी कि मेरे आकलन में कोई गलती हुई होगी, लेकिन नतीजों से पता चला कि मेरा अनुमान सही था। लैला ने आह भरी। उसे उम्मीद थी कि विलियम में जादू से कुछ जुड़ाव होगा, लेकिन मूल्यांकन पत्थर ने लाल बालों वाले लड़के के बारे में उसकी शुरुआती जांच की पुष्टि कर दी थी। दूसरी ओर एंडी के चेहरे पर मुस्कान थी। वह विलियम को ऐसे देख रहा था मानो उसे अपने साथ खींचकर लाने और उसे एक शक्तिशाली तीरंदाज बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करने के लिए वह बेताब हो। अन्य प्रोफेसरों की भावनाएं भी मिली जुली थीं। कुछ ने आह भरी, जबकि कुछ के चेहरे पर मुस्कान थी। वे रॉयल अकादमी के प्रथम वर्ष के मार्शल क्लास, स्पिरिट क्लास और मैजिक क्लास के प्रतिनिधि थे। जंगल के शासक के खिलाफ लड़ाई में विलियम के शानदार प्रदर्शन के बाद वह एक ऐसा उम्मीदवार था जिस पर उनकी नजरें टिकी हुई थीं। ग्रैंट ने मुस्कुराते हुए विलियम के कंधे पर थपथपाया। अब से तुम मार्शल आर्ट क्लास डिवीजन में प्रथम वर्ष के छात्र होगे। कक्षाएं एक सप्ताह बाद शुरू होंगी। पंजीकरण कार्यालय में फॉर्म भरना न भूलें ताकि तुम्हें अकादमी की वर्दी मिल सके। आपका आवास सोलारिस छात्रावास में होगा। यह मार्शल क्लास के सभी प्रथम वर्ष के छात्रों का आवास है। क्या आप सोलारिस छात्रावास के प्रमुख अधिकारी बनना चाहते हैं? हेड प्रीफेक्ट विलियम ने पूछा। यह क्या होता है? ग्रैंट ने सहमति में सिर हिलाया। विलियम के लिए रॉयल अकादमी के अंदर की पदानुक्रम प्रणाली को जानना असंभव था, क्योंकि वह अभी प्रथम वर्ष का छात्र बना था। हालांकि हम इसे हेड प्रीफेक्ट कहते हैं, लेकिन यह मार्शल क्लास के सभी प्रथम वर्ष के छात्रों के कमांडर की तरह होता है, ग्रैंट ने जवाब दिया। हर साल इस पद के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। किसी डिवीजन का कमांडर होना रॉयल अकेडमी के किसी भी छात्र के लिए एक गौरवपूर्ण सम्मान है। ये तो परेशानी वाली बात लग रही है। विलियम ने आह भरी। क्या मैं पास हो सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन विभाग में मुख्य प्रहरी के आदेश सर्वोपरि हैं। आपको उनका पालन करना ही होगा, चाहे आपको पसंद हो या न हो। क्या दर्द है? विलियम को हेड प्रीफेक्ट से आदेश लेने में कोई आपत्ति नहीं थी, बशर्ते इससे उसके बजट पर कोई असर न पड़े। हालांकि एक ऐसे अजनबी से आदेश लेने को लेकर उसके मन में कई तरह की भावनाएं थीं, जिसे वह मुश्किल से ही जानता था। रॉयल अकेडमी में आपका स्वागत है, ग्रैंट ने विलियम के कंधों पर थपथपाते हुए हल्के से हंसते हुए कहा। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ये शब्द कहने के बाद ग्रैंट और बाकी प्रशिक्षक प्रशिक्षण मैदान से चले गए। विलियम बहुत खुश था क्योंकि उसे रॉयल अकादमी में दाखिला मिल गया था। हालांकि उसे लग रहा था कि वह कुछ महत्वपूर्ण भूल रहा है। विलियम ने अपनी ठुड्डी को उंगलियों से सहारा दिया और अपने मन में उठ रही उस क्षणिक भावना पर विचार करने लगा। उसकी निगाहें पहले एस्ट पर, फिर इसहाक पर और अंत में इयान पर पड़ी, जो उसे घमंडी भाव से देख रहा था। आह, विलियम ने हैरानी से कहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। इयान जोर से हंसा और भाग गया। विलियम को पहले ही पता चल चुका था कि उन्होंने मिलकर उसे धोखा दिया है, इसलिए उसे यकीन था कि चरवाहा बदला लेगा, क्योंकि उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया जा रहा था। विलियम इयान के पीछे भागते हुए दहाड़ा। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने किया तो इसमें क्या बड़ी बात है? इयान हंसते हुए अपनी चाल जारी रखते हुए बोला। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने भोले हो। तुम्हें धिक्कार है। मुझे पकड़ने मत दो। चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे धीमे व्यक्ति मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। एस्ट और इसहाक गुस्से से भरे विलियम को देख रहे थे, जिसने इयान को परीक्षा पास करवाने के लिए उसकी खूब चापलूसी की थी। विलियम इयान का पीछा करता रहा। चरवाहा इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। वहीं दूसरी ओर इयान मुस्कुराते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड में चक्कर लगा रहा था। उसने क्रोधित लाल बालों वाले लड़के को शांत करने के लिए पानी की जादुई फुहारें भी मारी।
जल्द ही विलियम सिर से पैर तक भीग गया। लड़के को आखिरकार समझ आ गया कि उसे धोखा देने वाले को पकड़ने का उसके पास कोई मौका नहीं है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, विलियम ने इयान को बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहा। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें 10 गुना बदला दूंगा। अपनी धमकी देने के बाद विलियम दांत पीसते हुए ट्रेनिंग रूम से बाहर निकल गया। इयान सीने पर हाथ बांधे उसे जाते हुए देखता रहा। शायद हमने मजाक में कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसहाक ने एस्ट से फुसफुसाते हुए कहा। जो होना था हो गया सो हो गया, एस्ट ने आह भरी। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अगर विलियम हम पर भी आरोप लगा दे तो क्या होगा? इसहाक ने पूछा। हमें भी सह अपराधी माना जा सकता है। एस्ट की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह पूरी तरह से भूल गया था कि विलियम उस तरह का व्यक्ति था जो मन में बैर रखता था। अध्याय 129, वह भाला जो दुनिया के छोर तक चमकता है। अपना पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद विलियम आधिकारिक तौर पर रॉयल अकादमी में छात्र बन गया। अकादमी के कर्मचारियों ने उसे उसकी वर्दी और छात्रावास के कमरे की चाबी दी। जाहिर है, रॉयल अकादमी में छात्रावास का कमरा 2 लोगों द्वारा साझा किया जाता था। इसका मतलब ये था कि विलियम को एक ऐसा रूममेट मिल गया था जिसके साथ वह पूरे स्कूल वर्ष के दौरान समय बिताएगा। चाबी मिलते ही विलियम ने सोलारिस छात्रावास में अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। एस्ट, इयान और इसहाक उसे देख नहीं पाए क्योंकि वे जादू विभाग के एक अलग छात्रावास में रहते थे। एस्ट को अब भी चिंता सता रही थी कि विलियम उससे नफरत करेगा क्योंकि उसने इयान के साथ मिलकर उसे धोखा देने का फैसला किया था। युवा मालिक उदास था और यहां तक कि इयान, जिसके चेहरे पर कुछ घंटे पहले आत्मसंतुष्ट भाव था, अब उसे चिंता से देख रहा था। अगर मुझे माफी मांगनी पड़ी तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा, इयान ने सोच विचार करने के बाद कहा। विलियम को जानते हुए मुझे लगता है कि वो यंग मास्टर से सच में नफरत नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो मुझसे नफरत करेंगे और मेरे किए की सजा देने का कोई तरीका सोचेंगे। एस्ट ने आह भरी और सिर हिलाया। वह जानता था कि अभी वह कुछ नहीं कर सकता। उसका इरादा विलियम को शांत होने के लिए कुछ समय देने का था, ताकि वह उससे मिलने जा सके और ठीक से माफी मांग सके। एस्ट को यह नहीं पता था कि विलियम इस समय उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। वह अपने सिस्टम के अंदर गॉड शॉप को चेक करने और अपने द्वारा जमा किए गए गॉड पॉइंट से खरीदने के लिए चीजें ढूंढने में व्यस्त था। लाल बालों वाले उस लड़के को हेलन साम्राज्य की राजधानी की ओर यात्रा करते समय व्यापारी समूह को बचाने का मिशन मिला था। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए उसे 500 गॉड पॉइंट्स मिले थे। इसके अलावा अकादमी की प्रवेश परीक्षा के दौरान उसे 2 गुप्त मिशन मिले। पहला मिशन था यथासंभव अधिक से अधिक बच्चों को बचाना और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना। इस मिशन के अंत जीवित बचे लोगों की संख्या को 10 से गुना करके गणना किए जाते थे। विलियम की मदद से सभी 50 छात्र बच गए, जिससे उसे 500 गॉड पॉइंट्स और मिले। जिस खोज ने विलियम को सुखद आश्चर्यचकित किया वह थी जंगल के शासक को हराओ नामक छिपी हुई खोज। योजक चिन्ह, छिपा हुआ मिशन, जंगल के शासक को हराएं। इनाम 1000 गॉड पॉइंट्स। योजक चिन्ह। इस अप्रत्याशित सरप्राइज ने विलियम को बेहद खुश कर दिया। 2000 गॉड पॉइंट्स मिलते ही वह तुरंत गॉड शॉप खोलने चला गया ताकि देख सके कि वह क्या क्या दिलचस्प चीजें खरीद सकता है। पिछले 4 वर्षों में उसने अपने प्रशिक्षण को पूरा करने के माध्यम से गॉड पॉइंट्स अर्जित किए थे और विलियम के प्रदर्शन के लिए सिस्टम द्वारा बोनस गॉड पॉइंट्स के रूप में अतिरिक्त अंक भी प्राप्त किए थे। कुल मिलाकर उसने 5000 गॉड पॉइंट्स जमा कर लिए थे। उस समय उसने मजाक में सिस्टम से पूछा कि उसे सबसे पहले क्या खरीदना चाहिए। स्वाभाविक रूप से सिस्टम ने उसकी बात मान ली और गॉड शॉप में जो वस्तु दिखाई दी वह ऐसी थी जिसे विलियम ठुकरा नहीं सका। सिस्टम ने एक ऐसे हथियार की सिफारिश की थी जिसकी कीमत 50,000 गॉड पॉइंट्स थी और वह कोई और नहीं बल्कि रोनगोमिनियाड था, वह भाला जो दुनिया के छोर तक चमकता है। किंवदंतियों के अनुसार ये पवित्र भाला राजा आर्थ का था। हालांकि इस विशेष भाले का निर्माण एक देवता ने किया था। किसी कारणवश ये हथियार उचित परिस्थितियों के पूरा होने पर और विलियम की अनुमति से अन्य लोगों को भी कैवेलियर श्रेणी प्रदान करने में सक्षम था। भाले की एक और अच्छी विशेषता ये थी कि उसमें पवित्र शक्ति समाहित थी। साइक्लोप्स से लड़ाई के बाद विलियम को एहसास हुआ कि कुछ खास प्रकार के जीवों के खिलाफ लड़ने के लिए उसके पास मौलिक हथियारों की गंभीर कमी थी। इस भाले की मूल कीमत 50,000 गॉड पॉइंट्स थी। हालांकि विलियम को गॉड शॉप से एक विशेष छूट कूपन मिला जिससे वह एक वस्तु 90% की छूट पर खरीद सका। विलियम सिस्टम की सिफारिश को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन होली लांस के बारे में जानकारी देखने के बाद लाल बालों वाले लड़के ने इसे तुरंत खरीद लिया। उन्होंने इसे क्यों खरीदा?
क्योंकि इससे एक विशेष वर्ग जुड़ा हुआ था और वह कोई और नहीं बल्कि कैवेलियर वर्ग था। कैवेलियर क्लास ने विलियम को एला की पीठ पर सवार होकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की क्षमता प्रदान की। इस जॉब क्लास की एक और अच्छी विशेषता ये थी कि यह मानव पर बहुत अधिक निर्भर नहीं थी। कैवेलियर क्लास के अधिकांश कौशल निष्क्रिय कौशल थे, जिससे विलियम बहुत खुश था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने सोगलाव के खिलाफ लड़ाई के दौरान रोनगोमेनियाड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो इसका कारण युद्ध को देख रहे कई दर्शक थे। रोनगोमेनियाड एक देवता द्वारा निर्मित हथियार था। विलियम की कमजोर स्थिति को देखते हुए इसे दूसरों के सामने प्रदर्शित करना मूर्खता होती। अब जब विलियम के पास 2000 गॉड पॉइंट्स थे, तो उसने गॉड शॉप में उन वस्तुओं की तलाश शुरू कर दी जिन्हें वह अपने मौजूदा पैसों से खरीद सकता था। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि 2000 गॉड पॉइंट से वह बहुत कम चीजें खरीद सकता था। विलियम जिन चीजों को खरीदना चाहता था, उनमें से ज्यादातर की कीमत कम से कम 10,000 गॉड पॉइंट्स थी। अंत में विलियम ने गॉड शॉप में सबसे अच्छे सौदे पाने के लिए अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करने का फैसला किया। सिस्टम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे पास मौजूद पैसों से मैं क्या खरीद सकता हूं? जरूर, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं गॉड शॉप में आपके लिए आवश्यक संभावित वस्तुओं की खोज कर रहा हूं। खोज पूरी हो गई है। इस समय मेजबान के लिए उपयोगी हो सकने वाली वस्तुओं की सूची यहां दी गई है। शिकार के देवता द्वारा निर्मित मौलिक तीर, पवित्र तीर, शिकार के देवता द्वारा निर्मित एक तीर, डार्क टाइप क्रिएचर्स के खिलाफ बेहद प्रभावी, दुष्ट प्रकार के प्राणियों के खिलाफ बेहद प्रभावी, मरे हुए जीवों के खिलाफ बेहद प्रभावी, प्रति तीर 500 गॉड पॉइंट्स, वाहन रखरखाव के लिए अतिरिक्त 100 गॉड पॉइंट्स, ऑटो रिट्रीवल स्पेल के लिए अतिरिक्त 400 गॉड पॉइंट्स, कुल 1000 गॉड पॉइंट्स। एडमेंटियम तीर, शिकार के देवता द्वारा निर्मित एक तीर, इसमें इतनी प्रबल भेदन शक्ति है कि यह ड्रैगन के शल्कों को भी भेद सकता है। ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर्स के खिलाफ बेहद प्रभावी, गोलेम और गार्गोयल जैसे कंस्ट्रक्ट टाइप क्रिएचर्स के खिलाफ बेहद प्रभावी, कवचधारी जीवों के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी, प्रति तीर 500 गॉड पॉइंट्स, वाहन रखरखाव के लिए अतिरिक्त 100 गॉड पॉइंट्स, ऑटो रिट्रीवल स्पेल के लिए अतिरिक्त 400 गॉड पॉइंट्स, कुल 1000 गॉड पॉइंट्स। योजक चिन्ह, सिस्टम, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम मेरे सारे गॉड पॉइंट्स को पूरी तरह से खत्म करने में माहिर हो। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। कृपया खरीदारी के बाद 5 सितारा समीक्षा दें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। विलियम ने आह भरी और 2 तीर खरीदकर अपने तरकश में रख लिए। इससे उसके शस्त्रागार में और भी ताकत आ जाएगी। अगर वह इन 2 तीरों का इस्तेमाल सबके सामने भी करे तो किसी को अजीब नहीं लगेगा। बाजार में ढेर सारे मौलिक तीर बिक रहे थे और विलियम के पास उनमें से कुछ होने से दूसरों की आंखें लालच से हरी नहीं हो जाएंगी। बाजार में बिकने वाले मौलिक तीरों और विलियम के तीरों में एकमात्र अंतर यह था कि लाल बालों वाले लड़के के तीर एक देवता द्वारा बनाए गए थे। स्वाभाविक रूप से उनकी क्षमता की तुलना मनुष्यों द्वारा बनाए गए तीरों से नहीं की जा सकती थी। विलियम अपने 2 तीरों को निहार रहा था कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। लाल बालों वाला लड़का जल्दी से अपना सामान अपने स्टोरेज रिंग में वापस रखकर दरवाजा खोलने चला गया। जब विलियम ने दरवाजा खोला तो उसने चश्मा पहने एक नाजुक चांदी जैसे भूरे बालों वाले लड़के को देखा। उसने अपनी पीठ पर एक छोटा सा बैग टांग रखा था और महंगे कपड़े पहने हुए थे। हाँ हेलो, क्या ये कमरा नंबर 401 है? उस लड़के ने दबी हुई आवाज में पूछा। मैं आज ही आया हूं और रजिस्ट्रार कार्यालय ने मुझे पंजीकरण पूरा करने के बाद इस कमरे में जाने के लिए कहा है। जी हाँ, यही कमरा नंबर 401 है, विलियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कृपया अंदर आइए। धन्यवाद। उस छोटे लड़के ने झुककर अभिवादन किया और कमरे में प्रवेश कर गया। जब विलियम ने दरवाजा बंद किया तो उसे जड़ी बूटियों की हल्की सी खुशबू आई। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में बैठे साथी को देखते हुए बिस्तर पर बैठ गया। विलियम को यह आभास हो रहा था कि रॉयल एकेडमी में अपने पहले साल के दौरान उसका और उसके कमरे में बैठे साथी का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। अध्याय 130, विलियम का रूममेट। मेरा नाम केनेथ शिनेशले है, चांदी जैसे भूरे बालों और नीली आंखों वाले उस नाजुक लड़के ने झिझकते हुए कहा। मेरा नाम विलियम है, विलियम ने उत्तर दिया। विलियम वॉन आइनसिवर्थ, आप मुझे विल कहकर बुला सकते हैं। विलियम ने अपने नए रूममेट को देखा और मन ही मन उसे शाबाशी दी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका रूममेट इतना प्यारा होगा। विल, तुम्हारा नाम अच्छा है, केनेथ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम भी पहले साल के छात्र हो? हाँ, विलियम ने सिर हिलाया। क्यों, क्या मैं बूढ़ा दिखता हूँ? केनेथ ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया।
बात बस इतनी सी है कि आप मुझे बहुत परिपक्व महसूस कराते हैं। विलियम ने अपने गाल खुजाते हुए अपने रूममेट को संतुष्टि भरी निगाहों से देखा। वह इस बात से बेहद खुश था कि उसका रूममेट केनेथ था। एक नज़र में ही विलियम समझ गया था कि सफ़ेद बालों वाला ये लड़का किसी कुलीन परिवार में पला बड़ा है। फिर भी केनेथ में अधिकांश रईसों जैसा घमंड नहीं था। किसी कारणवश विलियम को लगा कि एस्ट और केनेथ में कुछ समानता है। शायद यह उनकी आभा या उपस्थिति थी, लेकिन विलियम को उनके साथ रहना बुरा नहीं लगता था। तो फिर केनेथ, इस पूरे शैक्षणिक वर्ष में मेरा ख्याल रखना, विलियम ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। केनेथ ने विलियम के हाथ को देखा और फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाया। जैसे ही केनेथ का हाथ विलियम के हाथ से छुआ, उस सफेद बालों वाले लड़के के चेहरे के भाव बदल गए। जैसे ही उस खुरदुरे हाथ ने उसके हाथ को छुआ, उसका शरीर सहज रूप से सिकुड़ गया। माफ करना, विलियम ने अनिच्छा से केनेथ के कोमल हाथों को छोड़ते हुए माफी मांगी। क्या मेरे हाथ से तुम्हें चोट लगी? ये काफी खुरदुरा है ना? नहीं, केनेथ हकलाते हुए बोला। मैं बस हैरान था, आपका हाथ खुरदुरा होने के बावजूद मजबूत और टिकाऊ लगता है। केनेथ की झिझक भरी प्रतिक्रिया देखकर विलियम मुस्कुराया। फिर उसने अपने नए रूममेट को बताया कि वह एक चरवाहा है और बकरियों की देखभाल करने और शारीरिक श्रम करने का आदी है। साथ ही लोन्थ में विलियम का जीवन आसान नहीं था। इसी वजह से उसके हाथों पर कठोर त्वचा पड़ गई थी, जिससे उसकी हथेलियां उसकी उम्र के लड़कों की तुलना में अधिक खुरदरी हो गई थीं। विलियम सुबह उठकर लकड़ियां काटता और फिर अपनी मालकिन सेलीन के लिए खाना बनाता। उसके बाद वह बकरियों को चारा खिलाता और फिर नहाता। नाश्ते के बाद वह लोन्थ में अपने दादाजी या अन्य लोगों के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने जाता, ताकि वह अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सीखी हुई मार्शल आर्ट में और अधिक निपुण हो सके। लोन्थ में काफी शक्तिशाली लोग होने के कारण विलियम अपनी दक्षता बढ़ाने और उनसे कुछ गुर सीखने में सक्षम रहा। अभ्यास के बाद वह स्नान करता और सेलिन के घर लौटकर उसके लिए दोपहर का भोजन तैयार करता। दोपहर होते ही वह अपनी प्यारी चचेरी बहन ईव के साथ समय बिताता। रात होते ही सेलिन के लिए शापों, विषों और अन्य शापों से भरी भयानक ट्रेनिंग शुरू हो जाती। एक चरवाहा, केनेथ ने विलियम को उत्सुकता से देखा। क्या तुमने रॉयल एकेडमी की प्रवेश परीक्षा दी थी? बिल्कुल। क्या ये कठिन था? थोड़ा बहुत। विलियम का केनेथ को जंगल के शासक के साथ हुई अपनी लड़ाई के बारे में बताने का कोई इरादा नहीं था। मैं समझ गया, केनेथ ने जवाब दिया और उसकी नीली आंखों ने विलियम को सिर से पैर तक परखा। चूंकि उसने प्रवेश परीक्षा पास कर ली है, इसलिए वह दिखने में भले ही कैसा भी हो, काफी काबिल होगा। एक मासूम से दिखने वाले लड़के की घूरती निगाहों को देखकर विलियम को ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली का बच्चा उसके दिल को नोच रहा हो। क्या मैं इतना सुंदर हूं? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? हाँ, केनेथ ने अनजाने में जवाब दिया। आप बहुत सुंदर हैं। केनेथ का चेहरा लाल हो गया जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने मन की बात जोर से कह दी है। उसकी प्रतिक्रिया में अचानक आए इस बदलाव को देखकर विलियम मुस्कुरा उठा। सच में, मेरा रूममेट बहुत प्यारा है, विलियम ने सोचा। मुझे उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वह मुझसे नफरत करे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। केनेथ अपने जादुई थैले में रखी चीजों को व्यवस्थित करने में व्यस्त हो गया। उसने कई वस्त्र अपनी अलमारी में रखे और अपने बिस्तर के लिए एक तकिया भी निकाल लिया। फिर उसने अपने बिस्तर के बगल में रखी छोटी मेज पर एक धूपदान रख दिया। केनेथ द्वारा अगरबत्ती जलाते ही कमरे में एक सुखदायक सुगंध फैल गई। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, विलियम ने प्रशंसा करते हुए कहा। यह मुझे गार्डेनिया की खुशबू की याद दिलाती है। यह मेरे गृहनगर के गार्डेनिया फूलों से बनी खुशबू है। केनेथ ने विलियम को एक सच्ची और दिल से मुस्कुराए। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आए। खुशबू के स्पर्श से विलियम का शरीर बेहद शांत हो गया। देखते ही देखते वह बिस्तर पर लेट गया और सो गया। हालांकि उन्होंने पिछली रात ठीक से आराम किया था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वे अपनी लंबी यात्रा और सोगलाव के खिलाफ हाल ही में हुई लड़ाई से पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे। केनेथ ने अपने रूममेट को देखा जो अजीबोगरीब तरीके से सो रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए वह बिस्तर से उठा और विलियम को सहारा देकर सही स्थिति में लिटाया। जैसे ही उसने उसे कंबल ओढ़ाया, विलियम की राहत भरी आह सुनाई दी। धन्यवाद, विलियम ने ऐसे कहा जैसे वह सपने में किसी से बात कर रहा हो। केनेथ ने 1 मिनट तक उसके शांत सोते हुए चेहरे को निहारा, फिर अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए वापस चला गया। किसी कारणवश उसे भी नींद आने लगी थी। बिस्तर पर लेटे हुए अपने नए रूममेट की ओर देखते हुए केनेथ को कृतज्ञता का अनुभव हुआ। वह इस बात से शुक्रगुजार था कि उसका रूममेट उन अभिमानी रईसों में से नहीं था जिनसे वह दिल से नफरत करता था।
कुछ ही देर में चांदी जैसे भूरे बालों वाला लड़का भी सो गया। कुछ घंटों बाद घंटी की तेज आवाज से दोनों की नींद खुल गई। विलियम ने नींद से भरी आंखों से आंखें खोली और अपने छात्रावास के कमरे की दीवार पर टंगी जादुई घड़ी को देखा। दोपहर के 12 बज रहे थे और यह इस बात का भी संकेत था कि दोपहर के भोजन का समय नजदीक आ गया है। विलियम बिस्तर से उठते हुए जम्हाई लेने लगा। उसने शरीर में रक्त संचार बढ़ाने और नींद भगाने के लिए कुछ अंगड़ाई ली। केनेथ भी अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और विलियम को मजे से देखने लगा। विलियम के बारे में उसकी राय पहले से ही अच्छी थी, लेकिन उसे इस तरह व्यवहार करते देख वह उस चरवाहे को और भी ज्यादा पसंद करने लगा। विलियम ने अपनी छोटी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पूरी करने के बाद अपने रूममेट की तरफ देखा। क्या आप साथ में दोपहर का भोजन करना चाहेंगे? विलियम ने पूछा। हाँ, केनेथ ने जवाब दिया। क्या आपको पता है कि भोजन कक्ष कहाँ है? मुझे नहीं पता, विलियम ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया। मैं भी आज ही आया हूँ। खैर, चिंता मत करो, हम पता लगा लेंगे। मुझे यकीन है कि हमें देर सवेर पता चल ही जाएगा। आपकी बात सही है, केनेथ ने सिर हिलाया। दोनों लड़के अपने कमरे से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने उसे ताला लगाना नहीं भूला। हालांकि वे सोलारिस छात्रावास के अंदर थे, फिर भी चोरी से बचने के लिए दरवाजों को ताला लगाना अधिक सुरक्षित था। विलियम और केनेथ को भोजन कक्ष ढूंढने में जरा भी समय नहीं लगा। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कम से कम 14 मीटर लंबी 6 मेजें रखी थीं। इसके अलावा एक और लंबी मेज थी, जो एक ऊंचे चबूतरे पर छात्रों की ओर क्षैतिज रूप से रखी थी, जहां मार्शल आर्ट कक्षाओं के प्रशिक्षक एक साथ भोजन करते थे। मेजों पर पहले से ही कई व्यंजन रखे हुए थे, जो एक ऐसे भोज का आभास दे रहे थे जिसमें प्रथम वर्ष के मार्शल क्लास के छात्र भाग लेने वाले थे। विलियम और केनेथ ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कम भीड़ वाली मेज चुन ली। वे किनारे पर बैठ गए और खुशी खुशी अपनी प्लेटों में मांस, फल और अन्य स्वादिष्ट दिखने वाले व्यंजन भर लिए। विलियम ने दोबारा मांस खाना शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत कम मात्रा में। दोपहर का भोजन समाप्त होने पर कई वयस्क पुरुष और महिलाएं आए और मेज साफ करने लगे। प्रशिक्षकों में से एक ने बताया था कि दोपहर के भोजन के बाद उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। इसी वजह से कोई भी छात्र भोजन कक्ष से बाहर नहीं निकला। सबकी निगाहें एक आकर्षक व्यक्ति पर टिकी थीं, जिसके छोटे हल्के भूरे बाल और हरी आंखें थीं। उसकी पीठ पर एक धनुष बंधा हुआ था, इसलिए विलियम ने अनुमान लगाया कि वह तीरंदाजी के उन्नत प्रशिक्षण समूहों में से एक में था। सभी को नमस्कार, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम एंडी है और मैं हंटर क्लासेस का प्रशिक्षक हूँ। चूंकि शैक्षणिक वर्ष अभी शुरू ही होने वाला है, इसलिए आप सभी को ये जानना चाहिए कि हमें प्रथम वर्ष के छात्रों का प्रबंधन करने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता है। कुछ बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया क्योंकि उनके परिवारों ने उन्हें पहले ही इस बारे में बता दिया था। अन्य बच्चे दृढ़ भाव से एंडी की ओर देख रहे थे क्योंकि वे उस प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने का लक्ष्य रख रहे थे जो अकादमी में आगे बढ़ने पर उनके नाम को गौरव दिलाएगा। हाँ, मैं इस पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए मुख्य प्रैरी के पद के बारे में बात कर रहा हूँ। एंडी मुस्कुराया और उसकी जंगली निगाहें विलियम पर एक पल के लिए पड़ी, फिर उसने उन सभी उत्सुक चेहरों को देखा जो उसकी ओर देख रहे थे। स्वाभाविक रूप से इस पद में काफी शक्ति निहित है, इसलिए केवल शक्ति रखने वालों को ही इसका प्रयोग करने की अनुमति है, एंडी ने गंभीर भाव से समझाया। 4 दिन बाद जादुई जंगल में एक भयंकर युद्ध होगा। अंत में जो बचेगा वही मुख्य पुलिस अधिकारी बनेगा और सभी को उसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। क्या मेरी बात स्पष्ट है? हाँ, छात्रों ने एक साथ जवाब दिया। बहुत बढ़िया, जो सबसे अच्छा पुरुष या महिला हो वही जीते। एंडी ने अपनी मुट्ठी उठाई और सभी छात्रों ने एक साथ जयकार की। हेड प्रीफेक्ट के पद के लिए खूनी लड़ाई शुरू होने वाली थी और विलियम अभी भी इस बारे में दुविधा में था कि उसे इसमें भाग लेना चाहिए या नहीं। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।